प्रिया चल सकती है और देख सकती है, लेकिन उसकी मंगेतर उसे ऐसा करने नहीं देती, छोटे गली के बच्चे ने कहा। राजवीर सिंह अपनी बेटी प्रिया को पार्क में धकेलते हुए व्हीलचेयर के हैंडल को कसकर पकड़े हुए थे। 52 साल की उम्र में मुंबई के सफल व्यवसाय को एक ऐसा दर्द था जो उस दुर्घटना के बाद से कभी कम नहीं हुआ था, जिसने उनकी इकलौती बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। लेकिन जब वह गली का बच्चा उनके सामने आया और सीधे प्रिया की ओर इशारा किया, तो राजवीर को हवा में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लड़के की उम्र 15 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसके कपड़े गंदे थे और सिर पर एक पुरानी टोपी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ता चमक रही थी जिसने उसे हैरान कर दिया। साहब, आपकी बेटी चल सकती है और देख सकती है, लेकिन आपकी मंगेतर उसे ऐसा करने नहीं देती, लड़के ने दृढ़ आवाज में कहा, जिसने शाम की खामोशी को तोड़ दिया। राजवीर ने तुरंत व्हीलचेयर धकेलना बंद कर दिया। प्रिया, जो दुर्घटना के बाद से हमेशा अपने गहरे चश्मे के पीछे चुप रहती थी, व्हीलचेयर में और भी सिकुड़ गई। तुमने क्या कहा? राजवीर ने पूछा। महसूस किया कि उसका दिल तेज हो रहा था। मुझे पता है कि यह पागलपन लगता है साहब, लेकिन मुझे चीजें दिखती हैं। मैं लोगों को देखता हूं, और आपकी बेटी, वह वैसी नहीं है जैसी वह दिखती है। लड़के ने सीधे प्रिया की ओर देखते हुए कहा, जिसने अपना सिर नीचे रखा हुआ था। तुम बकवास कर रहे हो बच्चे। मेरी बेटी 2 साल पहले एक दुर्घटना का शिकार हुई थी। डॉक्टरों ने सब कुछ पुष्टि की थी, राजवीर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक संदेह छिपा था जिसे वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। लड़का और करीब आया, अपनी आवाज धीमी करते हुए जैसे कोई रहस्य साझा कर रहा हो। उसका नाम प्रिया है ना? प्रिया सिंह। मुझे पता है, क्योंकि मैं आपकी इमारत के पीछे वाली गली में रहता हूं और बहुत सी बातें हैं जो आप नहीं जानते कि आपके घर में कौन रहता है। राजवीर को एक सिहरन महसूस हुई। इस बच्चे को उसकी बेटी का नाम कैसे पता था? उसे कैसे पता था कि वह कहां रहता था? सुनो यहां, राजवीर ने बात करना शुरू किया, लेकिन रोहन ने उसे रोक दिया। जो औरत आपसे शादी करने वाली है, वह माया, वह वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं, और आपकी बेटी उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। प्रिया ने व्हीलचेयर में एक अचानक हरकत की और राजवीर ने उसे देखा। महीनों में पहली बार उसने किसी की बात पर प्रतिक्रिया दी थी। प्रिया, राजवीर व्हीलचेयर के सामने झुक गया। बेटी, क्या हो रहा है? लेकिन प्रिया ने हमेशा की तरह केवल अपना सिर नकारात्मक रूप से हिलाया। जब भी वह उससे दुर्घटना से जुड़ी किसी भी चीज के बारे में बात करने की कोशिश करता था, रोहन ने पार्क के चारों ओर देखा, जैसे वह यह जांच रहा हो कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा था। साहब, क्या आप मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? केवल 5 मिनट, यह समझाने के लिए कि मैंने क्या देखा। अगर उसके बाद आप सुरक्षा गार्ड को बुलाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं, लेकिन आपकी बेटी को आपकी मदद की जरूरत है। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जो स्थिर थी। बच्चे की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे झिझका दिया। दुर्घटना के बाद 2 सालों में किसी ने भी उसकी बेटी के बारे में इतनी निश्चितता से बात नहीं की थी। सभी डॉक्टर, थेरेपिस्ट, यहां तक कि माया भी हमेशा उसी दया के लहजे में बात करते थे जिससे उसे नफरत हो गई थी। 5 मिनट, राजवीर ने आखिरकार कहा। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साहब, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, रोहन ने कहा। और जिस तरह से उसने बात की, राजवीर को उस पर विश्वास हो गया, कम से कम अभी के लिए। रोहन ने जारी रखने से पहले फिर से प्रिया की ओर देखा। आपको दुर्घटना वाली रात याद है? आपकी बेटी कहां से लौट रही थी? एक सहेली के घर से। वह हमेशा वहां पढ़ने जाती थी, राजवीर ने स्वचालित रूप से जवाब दिया। बस, यह एक कहानी थी जिसे उसने इतनी बार सुनाया था कि वह स्वाभाविक रूप से निकल आती थी। और किसने इसकी पुष्टि की? किसने कहा कि वह सहेली के घर पर थी? राजवीर सोचने के लिए रुक गया। असल में जिसने पूरी कहानी बताई थी वह माया थी। अस्पताल पहुंचने पर प्रिया बेहोश थी और जब वह जागी तो वह बता नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था। माया ने मुझे बताया। उस समय वह प्रिया की दिनचर्या मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानती थी, राजवीर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज उतनी आश्वस्त नहीं थी जितनी वह चाहता था। और आपने उस सहेली से, उसके माता पिता से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जिसने पुष्टि की हो कि प्रिया उस दिन वहां थी? राजवीर को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। प्रिया के अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष करने की उलझन में उसने उन विवरणों को संभालने के लिए माया पर पूरी तरह भरोसा किया था। वही थी जिसने स्कूल से, डॉक्टरों से, सबसे बात की थी। वह इतना बेताब था कि उसने सवाल भी नहीं उठाया। मैं, राजवीर हकलाया, और भी बहुत कुछ है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी बेटी केवल तभी ऐसी होती है जब माया आसपास होती है, कि वह केवल तभी गहरे चश्मे पहनती है जब वह औरत घर पर होती है?
राजवीर को लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। पिछले कुछ महीनों में उसने मेडिकल बिल चुकाने के लिए इतना काम किया था कि वह शायद ही कभी घर पर रहता था। जब वह घर पर होता था तो माया भी हमेशा प्रिया की देखभाल कर रही होती थी। क्या तुम यह सुझाव दे रहे हो कि? राजवीर वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बेटी डरी हुई है, बहुत डरी हुई है, और जो औरत आपसे अगले हफ्ते शादी करने वाली है वह दुर्घटना के बारे में जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा जानती है। प्रिया ने व्हीलचेयर में एक और हरकत की, इस बार ज्यादा स्पष्ट। राजवीर ने देखा कि वह कांप रही थी। प्रिया, बेटी। राजवीर फिर से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अगर तुम्हें कुछ भी बताना है, कुछ भी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। एक पल के लिए। प्रिया ने ऐसा लग रहा था कि वह बोलेगी। उसके होंठ गहरे चश्मे के पीछे हल्के से हिले, लेकिन फिर उसने अपना सिर जोर से हिलाया और फिर से व्हीलचेयर में सिकुड़ गई। रोहन और करीब आया। साहब, आपकी बेटी आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। उसे लगता है कि अगर वह सच बताती है तो कुछ बुरा होगा, और शायद वह सही भी हो सकती है। तुम्हारा क्या मतलब है? माया केवल एक स्वार्थी औरत नहीं है साहब, वह खतरनाक है, और अगर दुर्घटना के बारे में सच्चाई सामने आती है तो उसे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। राजवीर को महसूस हुआ कि उसके सीने में गुस्सा बढ़ने लगा था। खुद पर गुस्सा क्योंकि उसे शायद धोखा दिया गया था। माया पर गुस्सा अगर बच्चे की बात सच थी, और पूरी स्थिति पर गुस्सा। क्या तुम जो कह रहे हो उसे साबित कर सकते हो? रोहन एक पल के लिए झिझका। मैं आपको कुछ चीजें दिखा सकता हूं, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना होगा, और सबसे बढ़कर आपको अपनी बेटी को आप पर फिर से भरोसा दिलाना होगा। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जो व्हीलचेयर में स्थिर थी। 2 सालों में पहली बार उसने खुद को उस हर चीज पर सवाल उठाने की अनुमति दी जिसे वह दुर्घटना के बारे में जानता था। तुम क्या चाहते हो कि मैं करूं? सबसे पहले आपको कुछ समय के लिए माया को प्रिया से दूर रखना होगा। कोई बहाना बनाना होगा, कुछ भी। आपकी बेटी तब तक सच नहीं बोलेगी जब तक वह डरी हुई है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आपकी बेटी को कथित दुर्घटना के 3 दिन बाद कहां देखा था, और आपको पता चलेगा कि उन 2 सालों में जो कुछ भी हुआ वह एक बहुत अच्छी तरह से बनाई गई झूठ थी। रोहन रुक गया और सीधे राजवीर की आंखों में देखा। लेकिन मुझे आपको एक बात चेतावनी देनी है। अगर मेरा संदेह सच है तो आपकी मंगेतर ने आपको धोखा देने से कहीं ज्यादा किया है। उसने आपकी बेटी की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और वह सच को कभी सामने नहीं आने देने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। राजवीर को लगा जैसे वह एक खाई के कगार पर था। पिछले 2 टीका आजवीर को नहीं आने के अनुना में आजवीर की तबाह कर दिया। सालों में उसने जिस हर चीज पर विश्वास किया था उस पर एक गली का बच्चा सवाल उठा रहा था जिसे वह जानता भी नहीं था, लेकिन उसके दिल की गहराई में कुछ कह रहा था कि रोहन सच कह रहा था। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? रोहन ने पहली बार मुस्कुराया जब से बातचीत शुरू हुई थी। क्योंकि मुझे इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा साहब। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि एक अच्छी बच्ची एक बुरी औरत की वजह से पीड़ित होना बंद कर दे। राजवीर ने एक बार फिर प्रिया की ओर देखा। वह कांपना बंद कर चुकी थी, लेकिन अभी भी अपना सिर नीचे रखे हुए थी। ठीक है, राजवीर ने कहा, मैं वही करूंगा जो तुम कह रहे हो, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो, अगर तुम मेरे परिवार के दर्द के साथ खेल रहे हो, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं साहब। दुर्भाग्य से मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रिय श्रोता, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें, और सबसे बढ़कर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें बहुत मदद करता है जो अभी शुरू कर रहे हैं। जारी रखते हुए राजवीर ने प्रिया की व्हीलचेयर को चुपचाप कार तक धकेला। उसका दिमाग उलझा हुआ था, सवालों से भरा था जिनका उसे जवाब नहीं पता था। रोहन ने अगले दिन उसी पार्क में मिलने को कहा था, लेकिन इस बार माया के बिना। जब वे घर पहुंचे तो माया दरवाजे पर उनका इंतजार कर रही थी, जैसा वह हमेशा करती थी। 35 साल की उम्र में वह एक सुंदर महिला थी जिसके सुनहरे बाल हमेशा संवारे रहते थे, और एक मुस्कान थी जिसे राजवीर सुकून देने वाली पाता था। लेकिन इस पल में उसे देखते हुए उसे अपने पेट में एक अजीब सी भावना महसूस हुई। सैर कैसी रही? माया ने राजवीर के गाल पर चुंबन करते हुए और प्रिया के बाल सहलाने के लिए झुकते हुए पूछा। राजवीर ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जब माया ने उसे छुआ तो प्रिया थोड़ी सिकुड़ गई। ठीक रही, राजवीर ने जवाब दिया, अपनी बेटी की प्रतिक्रिया को और ध्यान से देखते हुए। प्रिया प्यारी, तुम थकी हुई लग रही हो। क्या होगा अगर मैं तुम्हें नहाने में मदद करूं और फिर तुम थोड़ी देर आराम करो? माया ने उस मीठी आवाज में कहा जो वह हमेशा प्रिया के साथ इस्तेमाल करती थी। असल में
राजवीर ने हस्तक्षेप किया। मैंने सोचा कि आज प्रिया के साथ ज्यादा समय बिताऊं। हमें अकेले बात किए हुए बहुत समय हो गया है। माया बीच में ही रुक गई और राजवीर को एक ऐसी अभिव्यक्ति के साथ देखा जिसे वह समझ नहीं पाया। ओह, बहुत अच्छा। लेकिन तुम्हें पता है कि जब दिनचर्या बदलती है तो वह कैसी हो जाती है। शायद चीजों को वैसे ही रखना बेहतर होगा जैसे वे हमेशा से रही हैं, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो जबरदस्ती लग रहा था। नहीं, मुझे लगता है कि यह समय है कि मैं अपनी बेटी के साथ ज्यादा समय बिताऊं, राजवीर ने जोर दिया, अपनी आवाज में दृढ़ता से खुद को हैरान करते हुए। माया मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जरूर, प्यार। मैं बस प्रिया की भलाई के बारे में सोच रही थी। तुम्हें पता है कि मैं उसके बारे में कितनी चिंतित हूं। राजवीर ने प्रिया की व्हीलचेयर को उसके कमरे में धकेला। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें एक विशेष बिस्तर और कई उपकरण थे जिनकी डॉक्टरों ने सिफारिश की थी। लेकिन अब देखते हुए राजवीर ने देखा कि यह 17 साल की किशोरी के कमरे की बजाय एक अस्पताल के कमरे जैसा लग रहा था। प्रिया, उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। अगर कुछ भी है, कुछ भी जो तुम मुझे बताना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रिया चुप रही, लेकिन राजवीर ने देखा कि वह सुन रही थी। वह बच्चा जो आज हमें मिला, उसने कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने मुझे दुर्घटना के बारे में, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रिया ने अपने सिर को तेजी से हिलाया, जैसे वह नहीं कहने की कोशिश कर रही हो। लेकिन राजवीर ने जारी रखा, बेटी, मुझे पता है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानता हूं और दुर्घटना के बाद भी मैं तुम्हें जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कब डरी हुई हो, मैं जानता हूं कि तुम कब दुखी हो, और मैं जानता हूं कि तुम कब कुछ छिपा रही हो। राजवीर प्रिया की व्हीलचेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से उसके हाथ पकड़े। तुम कुछ छिपा रही हो, है ना? एक लंबे पल के लिए प्रिया स्थिर रही। फिर बहुत धीरे से उसने अपने सिर को एक छोटी सी हरकत दी, एक लगभग अगोचर हरकत, लेकिन जिसे राजवीर ने स्पष्ट रूप से देखा। उसने हाँ में सिर हिलाया था। राजवीर ने महसूस किया कि उसका दिल तेज हो रहा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो प्रिया? कोई बात नहीं, क्या है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं। प्रिया ने अपने हाथों में से एक हाथ खींच लिया और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर इशारा किया। फिर उसने अपने हाथ से गर्दन के पास इशारा किया, जैसे उसे दम घोंटा जा रहा हो। राजवीर तुरंत समझ गया। प्रिया माया से डरी हुई थी और यह कहने की कोशिश कर रही थी कि माया उसे किसी तरह धमका रही थी। उसने तुम्हें मुझसे बात न करने को कहा? राजवीर ने धीमी आवाज में पूछा। प्रिया ने अपने सिर को एक और छोटी सी हरकत दी, हाँ में सिर हिलाते हुए। और दुर्घटना के बारे में कुछ ऐसा था जो वह नहीं चाहती कि मैं जानूं। इस बार प्रिया ने ज्यादा दृढ़ता से हाँ में सिर हिलाया। राजवीर को गुस्से और राहत का मिश्रण महसूस हुआ। गुस्सा इसलिए कि उसकी बेटी 2 सालों से चुपचाप पीड़ित थी, और राहत इसलिए कि वह आखिरकार समझना शुरू कर रहा था कि क्या हो रहा था। ठीक है बेटी, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे तुम पर भरोसा करने की जरूरत है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? प्रिया ने आखिरकार अपना सिर उठाया, और बहुत समय में पहली बार राजवीर ने अपनी बेटी को वास्तव में उसकी ओर देखते हुए देखा। गहरे चश्मे के पीछे भी वह महसूस कर सकता था कि वह उसकी आंखों में देख रही थी। उसने हाँ में सिर हिलाया। उस रात राजवीर शायद ही सो पाया। वह माया के बगल में लेटा रहा, सोने का नाटक करता रहा, लेकिन उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहा। रात में 2 बार वह उठी और कमरे से बाहर गई। राजवीर चुपचाप उसके पीछे गया और देखा कि वह प्रिया के कमरे में जा रही थी। वह रात के बीच में वहां क्या कर रही थी? अगली सुबह राजवीर ने घर पर काम करने का बहाना बनाया और कहा कि उसे माया की प्रिया की देखभाल के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्यार, तुम्हें पता है कि मैं हमेशा उसकी देखभाल करती हूं जब तुम काम कर रहे होते हो। माया ने विरोध किया। मैं जानता हूं और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन आज मैं उसके साथ दिन बिताना चाहता हूं। मुझे अपनी बेटी के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश करनी है। माया एक पल के लिए झिझकी और राजवीर देख सकता था कि वह कुछ गणना कर रही थी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे फोन करना, ठीक है? प्रिया को दौरा पड़ सकता है या उसे दवा की जरूरत हो सकती है। कौन सी दवाएं? राजवीर ने पूछा। उसे नहीं पता था कि प्रिया दवाएं ले रही थी। गुप्ता ने चिंता में मदद करने के लिए जो ट्रैंक्विलाइजर लिखे थे, मैं उन्हें हमेशा देती हूं जब वह बहुत उत्तेजित हो जाती है, माया ने जल्दी से समझाया। राजवीर को गुप्ता या किसी ट्रैंक्विलाइजर के नुस्खे की याद नहीं थी, लेकिन उसने उस समय सवाल न करने का फैसला किया। ठीक है,
अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। माया के जाने के बाद राजवीर प्रिया के कमरे में गया। वह व्हीलचेयर में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। प्रिया, माया ने कहा कि तुम जो दवाएं लेती हो वे कहाँ हैं? प्रिया ने ड्रेसर के एक दराज की ओर इशारा किया। राजवीर ने उसे खोला और 3 अलग अलग दवाओं की बोतलें मिली। उसने बोतलें लीं और लेबल पढ़े। सभी अवसाद और चिंता के लिए दवाएं थीं, जिनमें काफी ज्यादा खुराक थी। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि सभी दवाएं एक ऐसे डॉक्टर द्वारा लिखी गई थीं जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था, और प्रिया उन्हें 1 साल से ज्यादा समय से ले रही थी। प्रिया, क्या तुम्हें वास्तव में इन दवाओं की जरूरत है? राजवीर ने पूछा। प्रिया ने दृढ़ता से नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। वह तुम्हें इन्हें लेने पर मजबूर करती है? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया। राजवीर ने महसूस किया कि उसके सीने में गुस्सा बढ़ने लगा था। किस तरह का व्यक्ति एक किशोरी को अनावश्यक दवाएं देता है, और माया ने उसे इन दवाओं के बारे में कभी क्यों नहीं बताया था? दोपहर 2 बजे राजवीर प्रिया को पार्क में ले गया ताकि रोहन से मिल सके। लड़का एक पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। साहब, क्या आप माया को दूर कर पाए? रोहन ने जैसे ही वे करीब आए पूछा। हाँ, और मैंने कुछ परेशान करने वाली बातें पता लगाईं। राजवीर ने दवाओं के बारे में बताया और कैसे प्रिया ने पुष्टि की थी कि उसे उन्हें लेने पर मजबूर किया जा रहा था। रोहन हैरान नहीं लगा। यह बहुत कुछ समझाता है। ये दवाएं व्यक्ति को भ्रमित, नींद में कुछ भी करने की इच्छा के बिना छोड़ देती हैं। वे किसी को चुप रखने के लिए एकदम सही हैं, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? यही सही सवाल है साहब। एक महिला जो आपसे प्यार करने का दावा करती है, वह आपकी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगी? रोहन ने जारी रखने से पहले पार्क के चारों ओर देखा। मेरे पास एक सिद्धांत है, लेकिन इसे बताने से पहले मुझे आपको कुछ दिखाना होगा। रोहन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। यह मुझे कुछ महीने पहले मिला था। मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक के पीछे कूड़े में खाना तलाश रहा था जब मैंने इसे देखा। यह मुझे अजीब लगा और मैंने इसे रख लिया। राजवीर ने कागज लिया और उसे पढ़ा। प्रिया की दुर्घटना के 3 दिन बाद का एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन था। प्रिस्क्रिप्शन विशेष लेंस के लिए था जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए थे। नुस्खे पर नाम प्रिया सिंह था। तुम्हें यह ठीक ठीक कहाँ मिला? डॉ. गुप्ता के क्लिनिक के कूड़े में। वही डॉक्टर जो आपकी बेटी के लिए दवाएं लिख रहा है। राजवीर को लगा जैसे किसी ने उसके पेट में मुक्का मारा हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। दुर्घटना से पहले प्रिया को कोई दृष्टि की समस्या नहीं थी, और दुर्घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि उसने अपनी दृष्टि पूरी तरह से खो दी थी। हाँ साहब, लेकिन यह नुस्खा ऐसे विशेष लेंस के लिए है जो अंधापन का अनुकरण करते हैं। ये ऐसे लेंस हैं जिन्हें सामान्य दृष्टि वाले लोग अंधे दिखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। राजवीर ने नुस्खा को फिर से धीरे धीरे पढ़ा। इस बार डॉक्टर ने नोट किया था, मरीज को व्यावहारिक चिकित्सा के लिए विशेष गहरे लेंस, आंशिक दृष्टि हानि का अनुकरण करने के लिए छोटे केंद्रीय छेद वाले अपारदर्शी लेंस की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आपकी बेटी ने कभी अपनी दृष्टि नहीं खोई साहब, और कोई है जिसे यह विश्वास दिलाने में बहुत दिलचस्पी है कि उसने उसे खो दिया है। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जो व्हीलचेयर में चुपचाप बैठी थी, अब यह जानते हुए कि वह उसे सुन सकती थी, कि वह उसे देख सकती थी। उसे अभी भी विश्वास करना मुश्किल था। प्रिया, उसने धीरे से कहा, तुम मुझे देख सकती हो, है ना? प्रिया एक पल के लिए झिझकी, पार्क में जल्दी से चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अकेले थे, और फिर उसने अपने सिर को एक छोटी सी हरकत दी। राजवीर को लगा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी बेटी, उसने फुसफुसाया। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है? रोहन ने जारी रखने से पहले पिता और बेटी को कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ दिया। साहब, और भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ, और मुझे लगता है कि आपको यह सब जानने की जरूरत है इससे पहले कि आप यह तय करें कि क्या करना है। राजवीर ने अपने आंसू पोंछे और बाकी सुनने के लिए तैयार हो गया। मैं संयोग से गली में नहीं रहता हूं। मेरी माँ माया के घर में काम करती थी, इससे पहले कि वह आपसे मिली। वह वहां 5 साल से घरेलू सहायिका थी। तुम्हारी माँ माया के लिए काम करती थी? तुमने मुझे यह कल क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे पहले यह सुनिश्चित करना था कि आप मेरी बात सुनेंगे। अगर मैंने यह कहकर शुरू किया होता तो आप सोच सकते थे कि मैं बदला लेना चाहता हूं या ऐसा कुछ। रोहन प्रिया की व्हीलचेयर के बगल में फर्श पर बैठ गया। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि माया एक अजीब औरत थी, पैसे की जुनूनी, लेकिन एक बीमार तरीके से। वह पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहती थी। वह एक अमीर आदमी से शादी करना चाहती थी, और वह पहले ऐसा नहीं कर पाई। उसके जैसी सुंदर महिला। ओह, उसने कोशिश की। मेरी माँ बताती थी कि माया के कई अमीर प्रेमी थे, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ हो जाता था।
पुरुष को पता चल जाता था कि वह वास्तव में किस तरह की व्यक्ति है, या फिर रोहन रुक गया जैसे वह यह तय कर रहा हो कि जारी रखना है या नहीं, या फिर क्या, या फिर उन लोगों के साथ दुर्घटनाएं होती थीं जो उसके रास्ते में आते थे। राजवीर को एक सिहरन महसूस हुई। किस तरह की दुर्घटनाएं? आपके पहले उसका आखिरी प्रेमी एक बहुत अमीर वकील था जिसकी 15 साल की बेटी थी। माया उसके साथ लगभग 1 साल तक बाहर गई थी और वे शादी करने की सोच रहे थे। रोहन ने सीधे राजवीर की ओर देखा। उसकी बेटी घर की सीढ़ियों से गिर गई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, वह कमर से नीचे लकवाग्रस्त हो गई। राजवीर को लगा कि उसके नसों में खून जम गया था, और उसके बाद वकील अपनी बेटी के बारे में इतना चिंतित हो गया, चिकित्सा देखभाल पर इतना केंद्रित हो गया कि माया ने धैर्य खो दिया। उसने उससे यह कहकर रिश्ता तोड़ दिया कि वह इतने सारे समस्याओं वाले परिवार से निपट नहीं सकती। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा जो चुपचाप सब सुन रही थी। क्या तुम यह सुझाव दे रहे हो कि माया? मैं कह रहा हूं कि मेरी मां ने बच्चे की दुर्घटना से 1 दिन पहले माया को वकील के घर में देखा था। वह वहां थी जब उसे नहीं होना चाहिए था, उन ढीली सीढ़ियों को छू रही थी। तुम्हारी मां ने यह पुलिस को कभी क्यों नहीं बताया? रोहन ने अपना सिर नीचे किया। क्योंकि मेरी मां देश में बिना पहचान पत्र वाली काम वाली बाई थी साहब। उसे निर्वासित होने का डर था। और वैसे भी माया जैसी महिला के खिलाफ एक घरेलू सहायिका की बात पर कौन विश्वास करता? और तुम्हारी मां, वह अब कहां है? उनकी 6 महीने पहले मृत्यु हो गई। वह बीमार हो गई और इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा करवाया कि अगर मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चले जिसे माया नुकसान पहुंचा रही है तो मैं मदद करने की कोशिश करूं। राजवीर को बच्चे की कहानी पर गहरी उदासी महसूस हुई, लेकिन माया के प्रति बढ़ता गुस्सा भी। और प्रिया की दुर्घटना, तुम्हें लगता है कि वह वैसी ही थी? मुझे लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही था साहब, बस इस बार माया ज्यादा चालाक थी। दुर्घटना के बाद रिश्ता खत्म करने की बजाय वह रुकी रही। उसने खुद को एक समर्पित महिला के रूप में पेश किया जो प्रेमी की विकलांग बेटी की देखभाल करती है। उसने साहब का विश्वास जीत लिया और अब वह शादी करने और सब कुछ तक पहुंच प्राप्त करने वाली है। राजवीर ने जो कुछ भी सुन रहा था उसे संसाधित किया। यह एक भयानक तरीके से समझ में आता था। माया उनके जीवन में दुर्घटना से कुछ महीने पहले ही आई थी। वह एक सहेली की सहेली थी, कोई जिसे प्रिया स्कूल में मिली थी। वास्तव में अब जब राजवीर ने इसके बारे में सोचा तो माया ने पहले प्रिया के करीब आने के लिए बहुत मेहनत की थी। किशोरी का विश्वास जीता था इससे पहले कि वह उसके साथ डेटिंग शुरू करती। रोहन, राजवीर ने आखिरकार कहा, तुमने कहा कि तुमने प्रिया को दुर्घटना के 3 दिन बाद देखा था। तुमने वास्तव में क्या देखा था? रोहन ने जवाब देने से पहले प्रिया की ओर देखा। साहब चाहते हैं कि मैं उसके सामने बताऊं? प्रिया ने अपने सिर को हिलाया, यह इंगित करते हुए कि वह सुनना चाहती थी। मैंने उसे चलते हुए देखा था। रोहन ने बस इतना कहा। कथित दुर्घटना के 3 दिन बाद मैंने प्रिया को डॉ. गुप्ता के क्लिनिक के पीछे वाली गली में सामान्य रूप से चलते हुए देखा था। वह ठीक थी, बिना किसी समस्या के चल रही थी, पूरी तरह से देख रही थी। लेकिन यह कैसे संभव है? थी जी सामान्य कानके कहानी दुगा में हता के कारा। वह तो अस्पताल में थी। वह अस्पताल में थी, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ वह वैसा नहीं था जैसा आपको बताया गया था साहब। रोहन ने जारी रखने से पहले गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि प्रिया ने माया के बारे में कुछ पता लगाया था, कुछ ऐसा जो उसकी योजनाओं को बर्बाद कर सकता था। तो माया ने एक दुर्घटना की योजना बनाई जिससे प्रिया हमेशा के लिए चुप हो जाती। लेकिन अगर प्रिया ठीक है तो उसने मुझे सच क्यों नहीं बताया? रोहन ने प्रिया की ओर देखा, जिसने इशारा किया कि वह बता सकता है, क्योंकि माया ने उससे कहा था कि अगर वह सच बताएगी तो साहब को भी एक दुर्घटना होगी, और इस बार वह एक वास्तविक दुर्घटना होगी। राजवीर को लगा जैसे उसके चारों ओर दुनिया घूम रही हो। अब सब कुछ समझ में आ गया था। दुर्घटना के बाद प्रिया के व्यवहार में अचानक बदलाव, जिस तरह से माया ने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था, दवाएं, विशेष लेंस। प्रिया, उसने अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए कहा, यह सच है? माया ने तुम्हें धमकी दी थी? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया, और 2 सालों में पहली बार राजवीर ने गहरे चश्मे के नीचे आंसू बहते हुए देखे। और तुमने मेरी रक्षा के लिए विकलांग होने का नाटक करती रही। प्रिया ने फिर से हाँ में सिर हिलाया, और इस बार वह सिसक पड़ी। राजवीर व्हील चेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और 2 सालों में पहली बार अपनी बेटी को वास्तव में गले लगाया। वह महसूस कर सकता था कि वह उसे गले लगा रही थी, कि वह वास्तव में वहां मौजूद थी, किसी अंधेरी दुनिया में खोई हुई नहीं थी जैसा उसने सोचा था। मुझे बहुत अफसोस है बेटी, मुझे पहले पता न चलने का अफसोस है, मुझे यह सब तुम्हारे साथ होने देने का अफसोस है।
प्रिया ने आखिरकार अपने गहरे चश्मे उतार दिए और सीधे अपने पिता की आंखों में देखा। उसकी आंखें रोने से लाल थीं, लेकिन वे साफ, सतर्क, जीवित थीं। पापा, उसने फुसफुसाया। यह पहला शब्द था जो उसने 2 सालों में ऊंची आवाज में कहा था। मैं बहुत डरी हुई थी। राजवीर ऐसे रोया जैसे वह बहुत समय से नहीं रोया था। उसकी बेटी ठीक थी, उसकी बेटी जीवित और ठीक थी, और उसे बचाने के लिए 2 सालों से चुपचाप पीड़ित थी। रोहन ने उन्हें शांत होने तक इंतजार किया, इससे पहले कि वह फिर से बात करे। साहब, अब आपको यह तय करना होगा कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि माया आसानी से हार नहीं मानेगी। उसने इस योजना में अपनी जिंदगी के 2 साल लगाए हैं, और जैसा मैंने कहा, वह खतरनाक है। राजवीर ने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ता से रोहन की ओर देखा। मैं इसे खत्म करूंगा, कोई बात नहीं क्या करना पड़े। मैं अपनी बेटी की रक्षा करूंगा और माया को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। आपको चालाक बनना होगा साहब, माया बुद्धिमान है। अगर उसे संदेह हुआ कि आपको कुछ पता चला है तो वह तेजी से कार्रवाई करेगी, और इस बार वह केवल धमकी देने से संतुष्ट नहीं हो सकती है। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जो उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? पहले, हमें सबूत चाहिए, वास्तविक सबूत कि उसने यह किया है। और दूसरा, आपको प्रिया को तब तक सुरक्षित रखना होगा जब तक हमें वह सबूत नहीं मिल जाता। किस तरह का सबूत? रोहन ने दिनों में पहली बार मुस्कुराया। मेरे पास एक विचार है, लेकिन यह खतरनाक होगा और इसके लिए प्रिया को बहुत बहादुर होना पड़ेगा। प्रिया ने अपने कंधे सीधे किए और अपने आंसू पोंछे। मैं इसे खत्म करने के लिए कुछ भी करूंगी, उसने एक दृढ़ आवाज में कहा, जो राजवीर ने 2 सालों से नहीं सुनी थी। मैं अब और डर के साथ नहीं जी सकती। राजवीर ने अपनी बेटी को गर्व से देखा। वह बहादुर बच्ची जिसे उसने पाला था अभी भी वहीं थी, बस डर के पीछे छिपी हुई थी। तो मुझे बताओ, योजना क्या है प्रिय श्रोता? अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और मुख्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें बहुत मदद करता है जो अभी शुरू कर रहे हैं। जारी रखते हुए, रोहन ने जो योजना प्रस्तावित की थी वह जोखिम भरी थी, लेकिन माया को फंसाने के लिए पर्याप्त सबूत हासिल करने का यही एकमात्र तरीका था। विचार था कि उसे कबूल करवाया जाए और सब कुछ रिकॉर्ड किया जाए। माया आत्मविश्वास से भरी है साहब। उसे लगता है कि उसका स्थिति पर पूरा नियंत्रण है। अगर हम सही स्थिति बनाते हैं तो वह ज्यादा बोल सकती है। राजवीर अभी भी उस हर चीज को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने उस दिन पता लगाया था। उसकी बेटी चल सकती थी, देख सकती थी। उसे 2 सालों से उस महिला द्वारा धमकाया जा रहा था जिससे वह शादी करने वाला था। यह पचाने के लिए बहुत ज्यादा था। हम यह ठीक ठीक कैसे करेंगे? रोहन ने समझाया कि वह एक ऐसे लड़के को जानता था जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ काम करता था और एक छोटा रिकॉर्डर प्राप्त कर सकता था जिसका पता नहीं चलेगा। विचार यह था कि प्रिया छिपे हुए रिकॉर्डर का उपयोग करे और माया को यह स्वीकार करने की कोशिश करे कि उसने क्या किया था, लेकिन प्रिया माया को इसके बारे में कैसे बात करने पर मजबूर करेगी। माया को लगता है कि प्रिया उसके पूरे नियंत्रण में है। अगर प्रिया यह नाटक करती है कि उसे दौरा पड़ रहा है, कि उसे दुर्घटना के बारे में बातें याद आने लगी हैं, तो माया घबरा जाएगी, और जब घबराए हुए लोग झूठ को बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो वे ज्यादा बोल जाते हैं। प्रिया ने चुपचाप योजना सुनी और फिर स्वीकार कर लिया। मैं यह कर सकती हूँ। मैंने 2 सालों से नाटक किया है। मैं थोड़ा और नाटक कर सकती हूँ अगर यह इस स्थिति को खत्म करने के लिए है। राजवीर ने अपनी बेटी के साहस की प्रशंसा की, लेकिन वह अभी भी चिंतित था। और अगर उसे संदेह हुआ, और अगर उसने वास्तव में तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मैं पास रहूंगा साहब। मैं आपके घर को माया से ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं। बिना देखे अंदर बाहर जाने के कई तरीके हैं। अगर कुछ गलत होता है तो मैं वहां रहूंगा। उन्होंने बाकी की शाम हर विवरण की योजना बनाने में बिताई। रोहन ने समझाया कि उसने हफ्तों तक घर की दिनचर्या का अवलोकन किया था, कि वह जानता था कि माया कैसे व्यवहार करती थी जब उसे लगता था कि वह प्रिया के साथ अकेली है। जब आप नहीं होते हैं तो वह अलग हो जाती है साहब। वह दिखाती है कि वह वास्तव में कैसी है। ठंडी, हिसाब किताब करने वाली, क्रूर। राजवीर को उस समय घर जाकर माया का सीधे सामना करने से खुद को रोकना पड़ा, लेकिन वह जानता था कि रोहन सही था। उन्हें सबूत चाहिए थे। जब वे उस रात घर पहुंचे तो राजवीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रयास करना पड़ा। माया ने अपनी सामान्य मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, दिन के बारे में पूछा, प्रिया को सोने की तैयारी में मदद की। राजवीर ने हर हरकत, हर शब्द का अवलोकन किया, उन संकेतों को देखने की कोशिश कर रहा था जिन्हें उसने 2 सालों से नहीं देखा था, और वे वहीं थे।
जिस तरह से माया प्रिया को छूती थी वह कब्जा करने वाला था, स्नेह ही नहीं। जिस तरह से वह घर की दिनचर्या के हर पहलू को नियंत्रित करती थी, जिस तरह से उसे हमेशा पता होता था कि राजवीर कहाँ था और क्या कर रहा था। जब वे सोने गए तो राजवीर ने थका हुआ होने का नाटक किया और जल्दी सो जाने का नाटक किया। एक बार फिर माया रात में उठी और प्रिया के कमरे में गई। इस बार राजवीर चुपचाप उठा और अपनी बेटी के कमरे के दरवाजे तक गया। वह बातचीत का कुछ हिस्सा सुन सका। मुझे उम्मीद है कि तुमने आज कोई मूर्खता नहीं की प्रिया। तुम्हें पता है कि अगर तुम अपने पिता को कुछ भी बताती हो तो क्या होता है ना? राजवीर ने प्रिया की धीमी आवाज सुनी, जिसने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसे वह समझ नहीं पाया। बिल्कुल, और तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें दुर्घटनाओं के बारे में बताया था, वे किसी को भी कभी भी हो सकती हैं, यहां तक कि उन पिताओं को भी जो बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। राजवीर को उस समय कमरे में घुसने और माया का सामना करने से खुद को दरवाजे से दूर हटाना पड़ा, लेकिन अब उसने अपने कानों से सुना था। रोहन सही था। माया प्रिया को धमका रही थी और विस्तार से उसे भी धमका रही थी। अगले दिन राजवीर ने जल्दी निकलने का बहाना बनाया। उसने कहा कि उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक थी और वह देर शाम तक ही लौटेगा। असल में वह रोहन से मिलने गया ताकि योजना के विवरण को अंतिम रूप दे सके। रोहन ने रिकॉर्डर प्राप्त कर लिया था, एक छोटा उपकरण जिसे प्रिया के कपड़ों में आसानी से छिपाया जा सकता था। जिस लड़के ने उपकरण प्राप्त किया था उसने रोहन को इसे उपयोग करना भी सिखाया था। रिकॉर्डर में 3 घंटे की बैटरी है, यह पर्याप्त होना चाहिए। राजवीर घबराया हुआ था, और अगर कुछ गलत हो जाता है, और अगर माया को रिकॉर्डर मिल जाता है, और अगर उसने वास्तव में प्रिया को नुकसान पहुंचाया। साहब, मैं समझता हूं कि आप डरे हुए हैं, लेकिन इस तरह सोचिए, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो आपकी बेटी हमेशा के लिए अपने डर की कैदी रहेगी और माया वही हासिल कर लेगी जो वह चाहती है, आपका पैसा और एक मासूम बच्ची की पीड़ा पर बनी एक आरामदायक जिंदगी। राजवीर जानता था कि रोहन सही था, उन्हें कार्रवाई करनी थी। जब राजवीर उस शाम घर पहुंचा तो उसने योजना को अमल में लाया। उसने माया से कहा कि उसे एक महत्वपूर्ण ग्राहक के साथ एक आपातकालीन बैठक के लिए फिर से बाहर जाना पड़ा। लेकिन तुम अभी अभी पहुंचे हो। माया ने विरोध किया। मैं जानता हूं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। मैं कुछ घंटों के लिए बाहर रहूंगा। क्या तुम प्रिया की देखभाल कर सकती हो? राजवीर ने माया के चेहरे पर एक अजीब सी अभिव्यक्ति देखी। यह लगभग संतुष्टि थी। जरूर मैं कर सकती हूं। तुम्हें पता है कि मैं हमेशा उसकी अच्छी देखभाल करती हूं। राजवीर ने माया के गाल पर चुंबन किया, खुद पर नफरत महसूस करते हुए कि उसे नाटक करना पड़ा, और फिर प्रिया को अलविदा कहने गया। जब वह उसके माथे पर चुंबन करने के लिए झुका तो उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया, याद रखो हमने क्या बात की थी, बहादुर बनो। प्रिया ने अपने सिर को एक छोटी सी हरकत दी। राजवीर घर से निकला, लेकिन वह नहीं गया। इसके बजाय वह गली में एक पेड़ के पीछे छिप गया, जहां रोहन उसका इंतजार कर रहा था। वहां से वे घर देख सकते थे, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता था। अब इंतजार करने का समय है, रोहन ने कहा। राजवीर के बाहर निकलने के 15 मिनट बाद उन्होंने माया को घर के सभी पर्दे बंद करते हुए देखा। यह वह संकेत था जिसका वे इंतजार कर रहे थे। जब भी माया को लगता था कि वह प्रिया के साथ पूरी तरह अकेली है, तो वह पर्दे बंद कर देती थी। रोहन ने समझाया था कि यह उन पलों में था जब माया अपना असली व्यक्तित्व दिखाती थी। अब समय है, रोहन ने कहा। हम अपनी स्थिति लेंगे। रोहन ने सब कुछ छोटे से छोटे विवरण तक योजना बनाई थी। घर के पिछले हिस्से में एक खिड़की थी जो कभी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी, और जहां से उस कमरे का दृश्य दिखता था जहां प्रिया दिन भर रहती थी। वहां से वे सुन सकते थे कि अगर कुछ गलत होता है, और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकते थे। जब वे अपनी स्थिति पर पहुंचे तो उन्होंने प्रिया को कमरे में व्हील चेयर में बैठे हुए देखा, जैसा कि वह हमेशा रहती थी। माया इधर उधर चल रही थी, और दूर से भी राजवीर देख सकता था कि वह उत्तेजित थी। किसी चीज ने उसे घबरा दिया है, रोहन ने फुसफुसाया। वे जो कहा जा रहा था उसे सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन वे देख सकते थे कि प्रिया ने योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया था। उसने व्हील चेयर में हिलना शुरू कर दिया, अपने सिर की ओर इशारा किया जैसे उसे दर्द हो रहा हो, जैसे वह भ्रमित हो। माया तुरंत उसके पास आई और तभी सब कुछ शुरू हुआ। राजवीर और रोहन जहां थे वहां से सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन वे देख सकते थे कि माया प्रिया से तेजी से बात कर रही थी, उत्तेजित रूप से इशारा कर रही थी। प्रिया ने नाटक जारी रखा, गहरे चश्मे की ओर इशारा किया, जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। माया स्पष्ट रूप से ज्यादा घबरा गई। कुछ मिनटों के बाद माया तेजी से कमरे से बाहर निकली। रोहन ने राजवीर को एक ऐसी स्थिति में जाने का इशारा किया जहां वे बेहतर सुन सकें। जब माया वापस आई
तो उसके हाथों में कुछ था। वे देख सकते थे कि यह दवाओं की एक बोतल थी। वह प्रिया को और दवाएं देने वाली है। राजवीर ने चिंतित होकर फुसफुसाया, लेकिन प्रिया तैयार थी। जैसा कि उन्होंने सहमति व्यक्त की थी, उसने गोलियां निगलने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में उन्हें अपने मुंह में छिपा लिया। तभी माया ने ऊंची आवाज में बात करना शुरू किया और वे सुन पाए। प्रिया, तुम इन यादों से मुझे घबरा रही हो। हमने इस बारे में पहले ही बात कर ली है। तुम्हें दुर्घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि याद करने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रिया ने भ्रमित इशारे करते हुए सड़क की ओर इशारा करते हुए अभिनय जारी रखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें चलना याद है? क्या तुम्हें अस्पताल से बाहर निकलना याद है? माया ने एक ऐसी आवाज में कहा जो ठंडी होती जा रही थी। वे तुम्हारी सिर की केवल भ्रम हैं दवाओं के कारण। प्रिया ने अपनी आंखों और फिर माया की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे देख सकती हो? माया हंसी, लेकिन यह बेतुकी हंसी थी। प्रिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी आंखें अब काम नहीं करती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उस रात क्या हुआ था। राजवीर को लगा कि उसका दिल तेज हो रहा था। माया कुछ स्वीकार करने के करीब पहुंच रही थी। प्रिया ने और इशारे किए, खुद की ओर और फिर माया की ओर, जैसे वह कुछ पूछ रही हो। क्या तुम बाहर जाना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां से चलकर जा सकती हो? माया प्रिया की व्हील चेयर के सामने झुक गई। मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना है, प्यारी। तुम कभी यहां से चलकर बाहर नहीं निकलोगी। तुम कभी इन लेंस के बिना दिन की रोशनी नहीं देखोगी। और तुम्हें पता है क्यों? माया एक पल के लिए रुक गई और सीधे प्रिया की ओर देखा। क्योंकि तुमने ऐसी बातें पता लगाईं जो तुम्हें नहीं पता चलनी चाहिए थी, और क्योंकि तुमने मेरे लिए सब कुछ लगभग बर्बाद कर दिया था। राजवीर और रोहन ने एक दूसरे को देखा। यह वही था। वेली, तुम्हें वही है, वही था, वही समय फिसान स्वीकारोक्ति के करीब पहुंच रहे थे। प्रिया ने और इशारे किए, खुद की ओर और फिर माया की ओर, जैसे कुछ पूछ रही हो। मैंने क्या किया? माया ने उस सवाल को दोहराया जिसे प्रिया इशारों से पूछ रही थी। मैंने वही किया जो मुझे अपने भविष्य की रक्षा के लिए करना था, और तुम्हारा भी, कुछ हद तक। माया उठ गई और फिर से कमरे में चलने लगी। तुम नहीं समझती प्रिया, तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान थी। अमीर पिता, सुंदर घर, सब कुछ एक थाली में परोसा हुआ। तुम्हें कभी किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा। मैंने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। खराब नौकरियां, असफल रिश्ते, हमेशा दूसरों की सद्भावना पर निर्भर। राजवीर मानसिक रूप से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि प्रिया का रिकॉर्डर काम कर रहा होगा। जब मैं तुम्हारे पिता और तुमसे मिली तो मुझे एक अवसर मिला। आखिरकार वह जिंदगी जीने का अवसर जिसकी मैं हकदार हूं। लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा चालाक होना था, है ना? प्रिया ने खुद की ओर इशारा किया और फिर चलने जैसी हरकत की। ओह, तुम उस रात के बारे में जानना चाहती हो? माया मुस्कुराई, लेकिन यह एक क्रूर मुस्कान थी। क्या तुम याद करना चाहती हो कि वास्तव में क्या हुआ था जब तुम्हें पता चला कि मैं वास्तव में कौन थी? राजवीर ने रोहन का हाथ पकड़ा। यह वह हिस्सा था जिसे वह सुनने से सबसे ज्यादा डर रहा था, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण भी था। माया प्रिया के सामने सोफे पर बैठ गई। तुम्हें याद है कि तुम्हें मेरी कार में वे पत्र मिले थे, है ना? वकील के पत्र, मेरे पूर्व प्रेमी के। तुम्हें मेरी चीजों में हाथ नहीं डालना चाहिए था, प्रिया। प्रिया ने कुछ पढ़ने जैसा इशारा किया। बिल्कुल, उसके पत्र यह बताते हुए कि उसकी बेटी सीढ़ियों से कैसे गिर गई थी, कैसे उसे संदेह था कि यह एक दुर्घटना नहीं थी, कैसे वह मेरी जांच कर रहा था। माया फिर से उठ गई, उत्तेजित। तुमने वे पत्र पढ़े और तुमने मेरा सामना किया। तुमने कहा कि तुम अपने पिता को बताओगी। तुमने कहा कि तुम जानती हो कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूं। तुम मेरे लिए सब कुछ बर्बाद करना चाहती थी, है ना? प्रिया ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। अब इनकार करने का कोई फायदा नहीं, प्रिया। तुमने कहा था कि तुम मुझे बेनकाब करोगी, कि तुम अपने पिता को मुझे निकालने पर मजबूर करोगी, कि तुम मेरे खिलाफ सबूत हासिल करोगी। माया फिर से प्रिया के सामने रुक गई, तो मुझे तेजी से कार्रवाई करनी पड़ी। मैं तुम्हें 2 साल की योजना बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकती थी। मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने का एकमात्र अवसर छीनने की अनुमति नहीं दे सकती थी। राजवीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन रोहन ने उसका हाथ पकड़कर उसे याद दिलाया कि उन्हें सब कुछ सुनने की जरूरत है। वह दुर्घटना कोई दुर्घटना नहीं थी, प्रिया। तुम जानती हो। तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें अपनी सहेली सिमरन के बेसमेंट की सीढ़ियों से धक्का दिया था? तुम्हें अपने सिर पर चोट लगने और बेहोश होने की याद है? प्रिया ने अपने सिर को छूने जैसा इशारा किया। बिल्कुल, तुम्हें सिर पर चोट लगी और तुम बेहोश हो गईं। लेकिन तुम अंधी नहीं हुई, तुम लकवाग्रस्त नहीं हुई, तुम अच्छी हो गईं। और जब तुम अस्पताल में जागी तो मैं वहीं थी, और मैंने तुम्हें समझाया कि अगर तुम किसी को सच बताती हो तो वास्तव में क्या होगा।
माया फिर से झुक गई, प्रिया के आमने सामने। मैंने कहा कि अगर तुम वास्तव में क्या हुआ था उसके बारे में कुछ भी कहती हो तो मैं तुम्हारे पिता को एक वास्तविक दुर्घटना का शिकार बनाऊंगी, एक दुर्घटना जिसमें वह जीवित नहीं बचेंगे। और तुमने मुझ पर विश्वास किया, है ना? प्रिया ने हाँ में सिर हिलाया और राजवीर देख सकता था कि वह कांप रही थी। और तब से तुम एक बहुत ही आज्ञाकारी बच्ची रही हो, विकलांग होने का नाटक करती रही हो, जो दवाएं मैं तुम्हें देती हूं उन्हें लेती रही हो, वे लेंस पहनती रही हो जो तुम्हें अंधा दिखाते हैं, उस व्हील चेयर में एक टूटी हुई गुड़िया की तरह बैठी रही हो। माया फिर से हंसी और यह पूरी तरह से काम कर गया। तुम्हारे पिता तुम्हारी देखभाल करने में इतने व्यस्त हो गए, तुम्हारी रक्षा न कर पाने के लिए इतने दोषी हो गए कि उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया जब मैंने सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया। घर, खाते, चिकित्सा देखभाल, सब कुछ। राजवीर खुद को घर में घुसने और अपने हाथों से माया का गला घोंटने से रोक रहा था। और अब 5 दिनों में मैं उससे शादी करने वाली हूं। मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हारी सौतेली मां बन जाऊंगी और उसकी हर चीज तक पहुंच प्राप्त कर लूंगी। और तुम्हें पता है कि उसके बाद क्या होगा? प्रिया ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाया। उसके बाद तुम्हें एक और दुर्घटना होगी, इस बार एक वास्तविक दुर्घटना, क्योंकि मैं यह जोखिम नहीं ले सकती कि तुम कुछ सालों में सच बताने का फैसला कर लो। और तुम्हारे पिता, खैर, तुम्हारे पिता को भी एक दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटनाएं होती हैं प्रिया, खासकर उन लोगों के साथ जो बहुत ज्यादा जानते हैं। तभी राजवीर खुद को और नहीं रोक पाया। वह जहां छिपा था वहां से उठा। दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन रोहन ने उसे पकड़ लिया। इंतजार करो साहब, उसने अभी तक सब कुछ स्वीकार नहीं किया है, हमें और चाहिए। राजवीर जानता था कि रोहन सही था, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह धमकी देना उसके लिए असहनीय था। घर के अंदर प्रिया ने नाटक जारी रखा। उसने डरने जैसा इशारा किया, खुद की ओर और फिर माया की ओर। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? बहुत अच्छा, तुम्हें मुझसे डर लगना चाहिए। माया मुस्कुराई, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा करने में सक्षम हूं। प्रिया ने फर्श की ओर इशारा किया। सीढ़ियां, तुम सीढ़ियों के बारे में जानना चाहती हो? माया इशारे को समझ गई। यह बहुत आसान था प्रिया, मैं बस सिमरन के घर तक तुम्हारे पीछे गई, तुम्हारे अंदर जाने का इंतजार किया। मुझे पता था कि तुम वहां भूली हुई किताबें लेने के लिए बेसमेंट में जाओगी। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गई जो हमेशा खुला रहता था और इंतजार किया। माया फिर से कमरे में घूम रही थी, जैसे वह उस रात को फिर से जी रही हो। जब तुमने किताबों के साथ सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया तो मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। यह बस एक धक्का था। तुम गिर गईं, तुम्हारा सिर जमीन पर लगा और तुम बेहोश हो गईं। प्रिया ने अस्पताल के बारे में पूछने जैसा इशारा किया। तुम अस्पताल कैसे पहुंची? माया मुस्कुराई। मैं खुद तुम्हें ले गई। मैंने एम्बुलेंस को फोन किया। मैंने कहा कि मैं परिवार की एक दोस्त थी जिसने तुम्हें सीढ़ियों पर गिरा हुआ पाया था। मैंने चिंतित महिला का अभिनय किया जो अपने पिता की मंगेतर की देखभाल कर रही थी। राजवीर को एहसास हुआ कि यह स्वीकारोक्ति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। माया स्वीकार कर रही थी कि उसने दुर्घटना का कारण बनी थी और उसने परिस्थितियों के बारे में झूठ बोला था। और जब तुम बेहोश थी तो मैंने सभी विवरणों को संभाला। मैंने डॉक्टरों से बात की, उन्हें समझाया कि तुम्हें सिर पर चोट लगी थी और तुम्हें दृष्टि की समस्या हो सकती है। मैंने सुझाव दिया कि शायद कुछ अतिरिक्त परीक्षण करना बेहतर होगा। और जब तुम जागी तो माया फिर से प्रिया के सामने रुक गई। जब तुम जागी तो मैं वहीं थी और मैंने तुम्हें समझाया कि उस पल से चीजें कैसे काम करेंगी। तुम्हें अंधा होने का नाटक करना था, तुम्हें ठीक से न चल पाने का नाटक करना था, तुम्हें वे दवाएं लेनी थीं जो मैं तुम्हें देती, और सबसे बढ़कर तुम्हें अपना मुंह बंद रखना था। प्रिया ने अपने चेहरे को छूने जैसा इशारा किया, जैसे लेंस के बारे में पूछ रही हो। विशेष लेंस? ओह, वे मेरा एक शानदार विचार थे। मैं डॉ. गुप्ता को अन्य परियोजनाओं से जानती थी। जब भुगतान अच्छा होता है तो वह ज्यादा सवाल नहीं करते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए विशेष लेंस बनाए और तुम्हें शांत और भ्रमित रखने के लिए दवाएं लिखीं। राजवीर मानसिक रूप से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उम्मीद कर रहा था कि प्रिया का रिकॉर्डर हर शब्द को कैप्चर कर रहा होगा। और तुम्हारे पिता, बेचारे तुम्हारे पिता, उन्होंने सब कुछ मान लिया। उन्हें इतना दोषी महसूस हुआ, तुम्हारी देखभाल करने पर इतना केंद्रित हो गए कि उन्होंने कुछ भी सवाल नहीं किया। उन्होंने मुझे एक अद्भुत महिला के रूप में देखा जो अपनी विकलांग बेटी की देखभाल करती थी, उस महिला के रूप में जो उससे इतना प्यार करती थी कि वह उनकी देखभाल के लिए अपनी जिंदगी छोड़ने को तैयार थी। माया एक बार फिर हंसी और यह पूरी तरह से काम कर गया। वह मुझसे प्यार करने लगा, स्थिति के बावजूद नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक आदर्श महिला थी, देखभाल करने वाली, समर्पित, ठीक वही जो उसे उस समय चाहिए था।
तभी प्रिया ने कुछ ऐसा किया जो योजना में नहीं था। उसने अपने गहरे चश्मे उतार दिए। माया एक पल के लिए स्थिर हो गई, सीधे प्रिया की साफ और सतर्क आंखों में देख रही थी। तुम क्या कर रही हो? माया ने पूछा। उसकी आवाज का स्वर बदल गया। प्रिया व्हील चेयर से उठ गई। माया एक कदम पीछे हटी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम कब? मैं हमेशा से चल सकती थी माया, प्रिया ने एक दृढ़ और स्पष्ट आवाज में कहा। और मैं हमेशा देख सकती थी। और अब सब लोग जानेंगे कि तुम वास्तव में किस तरह की व्यक्ति हो। प्रिया ने अपने कपड़ों के अंदर से छोटा रिकॉर्डर निकाला और माया को दिखाया। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, हर शब्द, हर स्वीकारोक्ति, और मेरे पिता ने भी सब कुछ सुना है। माया ने कमरे के चारों ओर देखा। आखिरकार यह समझ गई कि वह एक जाल में फंस गई थी। तुम सब, वह हकलाई। तभी राजवीर और रोहन मुख्य दरवाजे से कमरे में दाखिल हुए। हाँ माया, राजवीर ने कहा। उसकी आवाज गुस्से से ठंडी थी। हमने सब कुछ सुना। माया ने राजवीर की ओर देखा, फिर रोहन की ओर और फिर प्रिया की ओर, जो व्हील चेयर के बगल में खड़ी थी, बिना लेंस के, स्पष्ट रूप से देख और चल रही थी। राजवीर, क्या मैं समझा सकती हूं? उसने शुरू किया। समझा सकती हो? राजवीर ने हस्तक्षेप किया। समझा सकती हो कि तुमने मेरी बेटी को 2 सालों तक विकलांग होने का नाटक कैसे करवाया? समझा सकती हो कि तुमने उसे कैसे धमकाया? समझा सकती हो कि तुमने उसकी दुर्घटना कैसे करवाई? माया ने एक आखिरी रणनीति की कोशिश की। आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते। यह आपकी बात के खिलाफ मेरी बात है। रोहन ने एक और रिकॉर्डर दिखाया जिसका उपयोग उसने बाहर से सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए किया था। हमारे पास 2 रिकॉर्डर हैं मैडम, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो आपकी कहानी की पुष्टि कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जानते थे कि आपने राजवीर साहब से मिलने से पहले क्या किया था। माया को एहसास हुआ कि वह घिर चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। मीठी और देखभाल करने वाली महिला का मुखौटा पूरी तरह से गिर गया। जो बचा वह एक ठंडी और हिसाब किताब करने वाली अभिव्यक्ति थी। आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि आपने अभी क्या किया है, उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो राजवीर को जानने वाली आवाज से पूरी तरह से अलग थी। आप खुद को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप किससे उलझ रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम किससे उलझ रहे हैं, राजवीर ने जवाब दिया। हम एक ऐसी महिला से उलझ रहे हैं जो पैसे के लिए बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, एक ऐसी महिला जो लालच के लिए कुछ भी करने में सक्षम है। माया ने प्रिया की ओर शुद्ध नफरत से देखा। तुम्हें चुप रहना चाहिए था, तुम्हें स्थिति स्वीकार करनी चाहिए थी। अब तुमने मेरा हाथ मजबूत कर दिया है। माया प्रिया की ओर बढ़ने लगी, लेकिन रोहन उनके बीच आ गया। आप उसे नहीं छुएंगे, रोहन ने दृढ़ता से कहा। राजवीर प्रिया के पास आया और उसे सुरक्षात्मक रूप से गले लगा लिया। अब मेरे घर से जाओ, राजवीर ने माया से कहा, और अगर तुम फिर से मेरे परिवार के करीब आने की कोशिश करती हो तो मैं इन रिकॉर्डिंग का उपयोग तुम्हें जेल भेजने के लिए करूंगा। माया हंसी, लेकिन यह एक कड़वी हंसी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह काम करेगा? मैं समाज में एक सम्मानित महिला हूं, मेरे प्रभावशाली दोस्त हैं। तुम लोग सिर्फ एक सीधा साधा व्यवसाय, एक समस्याग्रस्त किशोरी और एक गली का बच्चा हो शायद, रोहन ने कहा। लेकिन हमारे पास सच्चाई है और हमारे पास सबूत हैं और मेरे पास संसाधन है, माया ने जवाब दिया। संसाधन जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। राजवीर को एहसास हुआ कि माया नाटक नहीं कर रही थी। उसके पास वास्तव में कुछ और था, कोई ऐसी योजना जिसके बारे में वे नहीं जानते थे। आपका क्या मतलब है? माया ने एक क्रूर मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मेरा मतलब है कि आपने गलत व्यक्ति से युद्ध छेड़ा है, और युद्धों में लोग घायल होते हैं, कभी कभी जानलेवा रूप से। यह रोहन था जिसने सबसे पहले महसूस किया। साहब, हमें अब यहां से निकलना होगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वह अकेली काम नहीं कर रही थी। माया और ज्यादा मुस्कुराई। बहुत चालाक बच्चा। नहीं, मैं अकेली काम नहीं कर रही थी, और मेरे साथी यह जानकर बहुत खुश नहीं होंगे कि 2 साल का काम एक बिगड़ैल किशोरी और एक दखल देने वाले गली के बच्चे ने बर्बाद कर दिया। राजवीर को वास्तविक डर की सिहरन महसूस हुई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि स्थिति उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। प्रिया, रोहन ने तेजी से कहा, चलो यहां से निकलें। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर मुड़े तो उन्हें पता चला कि यह अब कोई विकल्प नहीं था। 2 आदमी रास्ता रोक रहे थे। प्रिय श्रोता, यदि आप कहानी का आनंद ले रहे हैं तो लाइक करना न भूलें और सबसे बढ़कर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उन लोगों को बहुत मदद करता है जो अभी शुरू कर रहे हैं। जारी रखते हुए राजवीर ने तुरंत एक आदमी को पहचान लिया। वह गोपाल था, माली जिसे माया ने कुछ महीने पहले घर के बगीचे की देखभाल के लिए रखा था। एक बड़ा मजबूत आदमी
जो हमेशा थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन जिसे राजवीर ने नजरअंदाज कर दिया था क्योंकि माया ने कहा था कि वह एक दोस्त का बेटा था। दूसरे आदमी को उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से वह दरवाजे पर खड़ा था, बाहर निकलने के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था, यह स्पष्ट था कि वह वहां संयोग से नहीं था। आह, अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए, माया ने दोनों पुरुषों से कहा। उसकी आवाज फिर से मीठी लग रही थी, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो अब राजवीर को पूरी तरह से झूठी लगी। हमें यहां थोड़ी मुश्किल हुई। रोहन स्वाभाविक रूप से प्रिया के सामने खड़ा हो गया और राजवीर ने भी ऐसा ही किया। तीनों कमरे के बीच में जमा हो गए, माया और दोनों पुरुषों से घिरे हुए। गोपाल, राजवीर ने अपनी आवाज शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां क्या हो रहा है। गोपाल ने जवाब नहीं दिया, बस माया की ओर देखता रहा, निर्देशों का इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें समझाऊंगी, राजवीर, माया ने उनके चारों ओर धीरे धीरे चलते हुए कहा। गोपाल माली नहीं है और सुनील वहां सिर्फ एक दोस्त नहीं है जो मिलने आया है, वे मेरे व्यापारिक साझेदार हैं। किस तरह का व्यापार? रोहन ने पूछा। हालांकि राजवीर को संदेह था कि लड़का पहले से ही जवाब जानता था। उस तरह का व्यापार जिसमें अकेले और अमीर पुरुषों की पहचान करना, उनके करीब आना और उनके सामान को किसी न किसी तरह से हासिल करना शामिल है। राजवीर को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह सिर्फ एक धोखेबाज महिला का शिकार नहीं था, वह एक संगठित आपराधिक गिरोह के जाल में फंस गया था। कितने पुरुष? प्रिया ने थोड़ी कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन फिर भी दृढ़। माया प्रिया की ओर मुस्कुराई जैसे उसे सवाल पर गर्व हो। आहा प्यारी, तुम मेरे अन्य परियोजनाओं के बारे में जानना चाहती हो। खैर, तुम्हारे पिता छठे होंगे, पिछले 5 बहुत सफल रहे। उन्हें क्या हुआ? राजवीर ने पूछा। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वह जवाब जानना चाहता था। परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग भाग्य, कुछ को मेरे पक्ष में वसीयत बदलने के बाद घातक दुर्घटनाएं हुई, अन्य अपने सामान को मेरे द्वारा नियंत्रित खातों में स्थानांतरित करने के बाद बस गायब हो गए। 1 या 2 को अचानक मानसिक समस्याओं का विकास होने के बाद मनोरोग क्लिनिक में भर्ती कराया गया। राजवीर ने रोहन और प्रिया की ओर देखा। वे उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक स्थिति में थे। और बेटियों को? प्रिया ने पूछा। उन पुरुषों की बेटियों को क्या हुआ? माया प्रिया के सामने रुक गई। खैर, यह स्थिति पर निर्भर करता था। कुछ को नियंत्रित करना आसान था, जैसे तुम 2 सालों तक थी, अन्य ज्यादा प्रतिरोधी थी। निहितार्थ स्पष्ट और भयानक था। रोहन ने राजवीर से फुसफुसाया, साहब, हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजने की जरूरत है। वे हमें यह कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजवीर जानता था कि रोहन सही था। माया ने बहुत ज्यादा कबूल कर लिया था, वह उसे वहां से जिंदा नहीं निकलने दे सकती थी। माया, राजवीर ने समय हासिल करने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि वह मानसिक रूप से स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम एक समझौता कर सकते हैं। माया हंसी। एक समझौता? राजवीर, तुमने मेरी कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हें मेरे सभी अपराधों के बारे में पता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पुलिस को सौंपने के लिए जिंदा छोड़ दूंगी? और अगर मैं रिकॉर्डिंग नष्ट कर दूं, और अगर हम कभी इस बारे में बात न करने का वादा करें? आह राजवीर, तुम हमेशा से भोले थे, इसलिए तुम इतने आसान शिकार थे। माया ने झूठी उदासी के साथ अपना सिर हिलाया। नहीं मेरे प्यारे, हम अब बहुत आगे आ चुके हैं पीछे हटने के लिए। तभी राजवीर ने कुछ देखा। रोहन अपने हाथों से छोटी छोटी हरकतें कर रहा था, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। शुरू में राजवीर ने सोचा कि लड़का घबराया हुआ था, लेकिन फिर उसने देखा कि हरकतें जानबूझकर थीं। रोहन संकेत कर रहा था। गोपाल, माया ने कहा, तुम बच्चे के साथ शुरू कर सकते हो, वही सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करता है। गोपाल रोहन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन लड़का एक कदम पीछे हटा। रुको, रोहन ने ऊंची आवाज में कहा। इससे पहले कि तुम कुछ करो, क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि मैंने तुम्हारे ऑपरेशन का पता कैसे लगाया? माया झिझकी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हें संयोग से नहीं पता लगाया, मैं महीनों से तुम्हारी जांच कर रहा हूं। राजवीर को एहसास हुआ कि रोहन इम्प्रोवाइज कर रहा था, समय हासिल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किस लिए? जांच कर रहा हूं। तुम तो बस एक गली का बच्चा हो। हाँ, मैं एक गली का बच्चा हूं, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं और मेरे दोस्त हैं। दोस्त जो जानते हैं कि मैं अब कहां हूं, दोस्त जो ध्यान देंगे अगर मैं आज रात नहीं दिखता हूं। माया ने गोपाल की ओर देखा, जो पहली बार अनिश्चित लग रहा था। किस तरह के दोस्त? रोहन मुस्कुराया, लेकिन राजवीर देख सकता था कि वह घबराहट से पसीने से तर था। उस तरह के दोस्त जो स्थानीय अखबारों के लिए काम करते हैं, उस तरह के दोस्त जिन्हें माया देवी और उसके वैवाहिक घोटालों के ऑपरेशन के बारे में कहानियों में बहुत दिलचस्पी है।
राजवीर रोहन की रणनीति को समझ गया। लड़का माया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ज्यादा लोग कहानी जानते हैं कि उन्हें नुकसान पहुंचाने से केवल और ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। तुम झूठ बोल रहे हो, माया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अनिश्चितता थी। मैं हूं। रोहन ने अपनी जेब से एक पुराना सेलफोन निकाला। आप इस पर अखबार के रूप में सहेजे गए नंबर पर फोन क्यों नहीं करते? उनसे पूछें कि क्या उन्हें माया देवी और उसके वैवाहिक घोटालों के ऑपरेशन के बारे में मेरा संदेश मिला है। राजवीर को एहसास हुआ कि रोहन झांसा दे रहा था। लड़के के पास पत्रकारिता अनुसंधान के लिए संसाधन या अखबारों में संपर्क नहीं थे, लेकिन वह दृढ़ विश्वास के साथ भूमिका निभा रहा था। माया ने फोन की ओर देखा, फिर गोपाल और सुनील की ओर, फिर से रोहन की ओर। भले ही तुम्हारे अखबारों में संपर्क हो, यह आज उन्हें बचाएगा नहीं। हम उस समस्या को बाद में हल कर सकते हैं। शायद, रोहन ने स्वीकार किया। लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप एक ही दिन 3 लोगों को गायब करना चाहते हैं? क्या यह बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होगा? तभी राजवीर ने कुछ सुना जिससे उसका दिल तेज हो गया। दूर से पुलिस सायरन की आवाज। रोहन ने जितना बताया था उससे कहीं ज्यादा योजना बनाई थी। माया ने भी सायरन सुना। तुमने क्या किया? उसने रोहन से पूछा। उसकी आवाज अब घबराहट से भरी हुई थी। मैंने कहा था कि मेरे दोस्त हैं, रोहन ने जवाब दिया। जब से आदमी दिखाई दिए थे तब से पहली बार मुस्कुराया। उनमें से एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है। उस रिकॉर्डर में जो प्रिया ने इस्तेमाल किया था उसमें एक ट्रांसमीटर है। यहां जो कुछ भी हुआ वह मेरे दोस्त द्वारा निगरानी किए जा रहे एक रिसीवर पर वास्तविक समय में प्रसारित किया गया था। राजवीर ने रोहन की ओर प्रशंसा से देखा। लड़के ने सब कुछ सोच लिया था और मेरे दोस्त के पास स्पष्ट निर्देश थे। अगर प्रसारण अचानक रुक जाता है या अगर उसे किसी खतरे का संकेत मिलता है तो उसे तुरंत पुलिस को फोन करना था। सायरन तेज हो रहे थे, करीब आ रहे थे। माया ने गोपाल और सुनील की ओर देखा। तुम दोनों अब यहां से निकलो, पीछे के दरवाजे से जाओ। और तुम? गोपाल ने पूछा। मैं रुकूंगी। मैं पुलिस को यह समझा सकती हूं, लेकिन तुम लोग यहां नहीं मिल सकते। दोनों आदमी एक पल के लिए झिझके, लेकिन सायरन बहुत करीब थे। अब वे तेजी से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। माया राजवीर, प्रिया और रोहन की ओर मुड़ी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। हम जीत गए, प्रिया ने अपने पिता के बगल में खड़े होकर कहा। तुम अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम भोले हो अगर तुम्हें लगता है कि यह यहीं खत्म होता है, माया ने जवाब दिया। मेरे पास वकील हैं, मेरे पास संसाधन हैं। मैं यह तर्क दूंगी कि यह सब एक गलतफहमी थी कि तुमने मुझे धमकाया था कि मैं अपनी जिंदगी का बचाव कर रही थी। राजवीर ने सुना कि घर के सामने कारें रुकी थीं। शायद तुम्हारे पास वकील हों, राजवीर ने कहा, लेकिन हमारे पास सबूत हैं और अब हमारे पास गवाह भी हैं। मुख्य दरवाजा खुला और 4 पुलिसकर्मी अंदर आए। पुलिस, कोई हिलेगा नहीं। रोहन ने तुरंत हाथ ऊपर उठाया और चिल्लाया, हम पीड़ित हैं। गोरी महिला अपराधी है। एक पुलिसकर्मी, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल घुंघराले थे, ने स्थिति का आकलन करते हुए कमरे के चारों ओर देखा। आपातकाल में किसने फोन किया? मेरे दोस्त ने जवाब दिया, रोहन ने कहा। वह इस घर से एक ऑडियो ट्रांसमिशन की निगरानी कर रहा था और उसने एक महिला को कई अपराधों कबूल करते हुए सुना। पुलिसकर्मी ने संदेह से रोहन की ओर देखा। तुम्हारी उम्र का एक लड़का निगरानी उपकरण तक पहुंच के साथ। रोहन मुस्कुराया। इंस्पेक्टर साहब, आप इस नंबर पर फोन करके मेरी कहानी की पुष्टि कर सकते हैं। उसने फोन दिखाया। मेरा दोस्त आकाश अभी भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर सभी रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ होना चाहिए। एक और युवा पुलिसकर्मी माया के पास आया। मैडम, आपको कुछ सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, माया ने जवाब दिया। इन लोगों ने मेरे घर पर हमला किया, मुझे धमकाया। मैं उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहती हूं। राजवीर एक कदम आगे बढ़ा। अधिकारी, मेरा नाम राजवीर सिंह है। यह मेरा घर है, उसका नहीं, और हमारे पास कई अपराधों के बारे में उसके कबूलनामों की रिकॉर्डिंग है। इंस्पेक्टर ने राजवीर की ओर देखा। सिंह साहब, क्या आप हमें वे रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं? राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जो अभी भी रिकॉर्डर पकड़े हुए थी। प्रिया, क्या तुम उन्हें दिखा सकती हो? प्रिया पुलिसकर्मियों के पास गई और छोटा रिकॉर्डर सौंप दिया। सब कुछ यहीं है, उसने कहा। उसने कबूल किया कि उसने जानबूझकर मेरी दुर्घटना करवाई थी, कि उसने मुझे 2 सालों तक विकलांग होने का नाटक करने पर मजबूर किया था, कि उसने सच बताने पर मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। युवा पुलिसकर्मी ने प्रिया की ओर हैरानी से देखा। मैडम, आप विकलांग नहीं हैं। नहीं, प्रिया ने जवाब दिया। मैंने 2 सालों तक विकलांग होने का नाटक किया क्योंकि उसने मुझे धमकी दी थी, लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है।
इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डर लिया और अपने सहयोगियों की ओर देखा। हमें सभी को बयान लेने के लिए स्टेशन ले जाना होगा और हमें इन रिकॉर्डिंग का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना होगा। माया ने एक आखिरी दांव आजमाया। अधिकारियों, मैं इस शहर की एक सम्मानित नागरिक हूं। मैं सिर्फ उन लोगों से अपना बचाव कर रही थी जिन्होंने मुझे धमकाया था। यह रिकॉर्डिंग मेरे अपने घर में अवैध रूप से मेरी सहमति के बिना प्राप्त की गई थी। रोहन पुलिसकर्मियों के पास आया। इंस्पेक्टर साहब, मैं साबित कर सकता हूं कि वह झूठ बोल रही है। पहले, यह उसका घर नहीं है, यह राजवीर साहब का घर है। दूसरा, हमारे पास और सबूत हैं। यहां 2 आदमी थे जो अभी भागे हैं। जब आप लोग पहुंचे, वे पीछे से निकल गए। इंस्पेक्टर ने अपने 2 आदमियों को संकेत दिया, तुम दोनों घर के पीछे के क्षेत्र की जांच करो। ऐसे किसी भी व्यक्ति के सबूत की तलाश करो जो भाग गया हो। वह समूह की ओर मुड़ा और उन अन्य सबूतों के बारे में जो लड़के ने बताए थे। रोहन ने झूठे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बताया, उन दवाओं के बारे में जो प्रिया को बिना जरूरत के दी जा रही थीं, माया की मां के अन्य समान मामलों से संबंध के बारे में जो उसने देखा था। जैसे ही रोहन बात कर रहा था, राजवीर ने माया को और ज्यादा पीला पड़ते देखा। उसे एहसास हो रहा था कि पूरा ऑपरेशन ठप हो गया था। 40 मिनट की प्रारंभिक पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर ने एक फैसला किया। माया देवी, आपको धोखाधड़ी, धमकी, चोट पहुंचाने और आपराधिक साजिश के संदेह में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिसकर्मी माया के पास हथकड़ियों के साथ आए तो उसने शुद्ध नफरत से सीधे प्रिया की ओर देखा। तुम्हें चुप रहना चाहिए था, उसने फुसफुसाया। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कार्यों के परिणाम होते हैं, परिणाम जो तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा हैं। प्रिया नहीं डरी, केवल तुम्हारे लिए ही परिणाम होंगे, उसने जवाब दिया। तुम अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। जब माया को ले जाया गया तो राजवीर ने आखिरकार घंटों में पहली बार राहत की सांस ली, लेकिन रोहन अभी भी तनाव में लग रहा था। साहब, रोहन ने धीमी आवाज में कहा, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने सहयोगियों के बारे में, एक बड़े ऑपरेशन के बारे में बात की थी और जो 2 आदमी यहां थे वे भाग गए थे। राजवीर ने अपनी बेटी की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ी थी, गहरे चश्मे से मुक्त, व्हील चेयर से मुक्त, उस डर से मुक्त जिसने उसे 2 सालों तक नियंत्रित किया था। हम जो कुछ भी आएगा उसका सामना करेंगे, राजवीर ने कहा, लेकिन पहले हम जश्न मनाएंगे। मेरी बेटी वापस आ गई है। प्रिया मुस्कुराई और अपने पिता को गले लगा लिया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने इतने लंबे समय तक झूठ बोला। पापा, मैं बहुत डरी हुई थी। तुम्हें कुछ भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, राजवीर ने उसे कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया। तुम बहादुर थी। तुमने अपनी और मेरी रक्षा की उसी तरह से जिस तरह से तुम जानती थी। मुझे पता लगाना चाहिए था कि क्या हो रहा था। रोहन उनके पास आया। आप पता नहीं लगा सकते थे साहब। माया जैसे लोग धोखा देने में माहिर होते हैं, यही वे करते हैं। राजवीर रोहन की ओर मुड़ा। और तुम, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर तुम मुझे पार्क में नहीं मिले होते तो मैंने वही किया जो मेरी मां ने मुझसे करने को कहा था। रोहन ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उन लोगों की मदद करूं जिन्हें माया नुकसान पहुंचा रही थी, और अब मैंने अपना वादा पूरा किया है। राजवीर ने लड़के की ओर देखा। बहादुर, बुद्धिमान, अनाथ, गली में रह रहा था और उसने एक फैसला किया। रोहन, क्या तुम्हारे पास आज रात रुकने की जगह है? रोहन झिझका। मैं हमेशा काम चला लेता हूं साहब, यह मैंने नहीं पूछा। क्या तुम्हारे पास रुकने की जगह है? नहीं साहब, वास्तव में नहीं। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा जो मुस्कुराई और हां में सिर हिलाया। तो तुम यहीं रुकोगे कम से कम तब तक जब तक हम माया और उसके साथियों के साथ इस स्थिति को हल नहीं कर लेते। रोहन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन राजवीर ने अपना हाथ उठाया। यह कोई एहसान नहीं है रोहन, तुमने हमारे परिवार को बचाया है। मेरा घर तुम्हारा घर है जब तक तुम्हें जरूरत है। रोहन एक पल के लिए चुप रहा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा था। क्या आप निश्चित हैं? बिल्कुल निश्चित, राजवीर ने जवाब दिया। और वैसे भी मुझे माया के पूरे ऑपरेशन को समझने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तुम ऐसे विवरण जानते हो जिनकी हमें जरूरत होगी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शामिल लोग गिरफ्तार हों। प्रिया रोहन के पास आई। और मुझे एक सामान्य व्यक्ति बनने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, उसने कहा। 2 सालों से किसी और का नाटक कर रही हूं। मुझे अब यह भी नहीं पता कि स्वाभाविक रूप से कैसे कार्य करना है। रोहन ने जब से सब कुछ शुरू हुआ था तब से पहली बार मुस्कुराया। मुझे लगता है कि तुम दोनों ठीक रहोगे। तुम अच्छे लोग हो और अच्छे लोग हमेशा एक ही आप करने। आपको दोनों पड़ी लगाता है किसी करुण कारण ने।
रास्ता खोज लेते हैं। उस रात 2 सालों में पहली बार प्रिया ने अपने पिता के साथ मेज पर खाना खाया, बात करते हुए, हंसते हुए, खुद होकर। रोहन उनके साथ था, अभी भी थोड़ा शर्मीला था, लेकिन उस परिवार की उपस्थिति में आराम महसूस करने लगा था जिसने उसे अपनाया था। राजवीर ने अपनी मेज पर बैठे दोनों युवाओं की ओर देखा और महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद वह बहुत समय से जितना खुश था उससे ज्यादा खुश था। उसकी बेटी वापस आ गई थी, उसे एक नया बेटा मिल गया था, और जिस महिला ने उसके परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन रोहन एक बात में सही था, यह खत्म नहीं हुआ था। माया ने साथियों, अन्य मामलों, एक बड़े ऑपरेशन का उल्लेख किया था, और आने वाले हफ्तों में उन्हें ठीक ठीक पता चलेगा कि वे जिस खरगोश के बिल में गिर गए थे वह कितना गहरा था। लेकिन उस पल में, उस रात, राजवीर ने खुद को बस खुश रहने दिया। उसका परिवार साथ और सुरक्षित था, और उसे पता था कि चाहे कुछ भी आए वे उसका सामना एक साथ करेंगे। 3 दिन बाद राजवीर का फोन सुबह जल्दी बजा। यह इंस्पेक्टर शर्मा था, पुलिसकर्मी जिसने माया के मामले को संभाला था। सिंह साहब, हमें आपकी और आपके परिवार की आज स्टेशन आने की जरूरत है। हमने माया देवी के ऑपरेशन के बारे में कुछ बातें पता लगाई हैं जो आपको जानने की जरूरत है। राजवीर को आशंका की सिहरन महसूस हुई। क्या यह कुछ जरूरी है? हाँ साहब, यह बहुत जरूरी है। जब राजवीर, प्रिया और रोहन स्टेशन पहुंचे तो उन्हें एक कमरे में ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर शर्मा अन्य 2 पुरुषों के साथ उनका इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने खुद को राजधानी के जासूसों के रूप में पेश किया। सिंह साहब, इंस्पेक्टर ने शुरू किया, आपके द्वारा प्रदान की गई रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करने और माया देवी से पूछताछ करने के बाद हमने पता लगाया कि यह ऑपरेशन हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा है। जासूसों में से एक लंबा आदमी जिसका नाम डिटेक्टिव वर्मा था, ने तस्वीरों वाली एक फाइल खोली। माया देवी एक आपराधिक गिरोह का हिस्सा है जो कम से कम 5 राज्यों में काम करता है। वे वैवाहिक घोटालों में विशेषज्ञ हैं, लेकिन अलग थलग मामलों की तुलना में कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर। उसने राजवीर को तस्वीरें दिखाईं। वे अलग अलग उम्र के पुरुषों की तस्वीरें थीं, लेकिन उन सभी में एक बात समान थी, वे आर्थिक रूप से सफल लगते थे। ये वे अन्य लक्ष्य हैं जिनकी हम अभी तक पहचान कर पाए हैं, वर्मा ने जारी रखा। उनमें से 3 वर्तमान में लापता हैं। एक को संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाया गया और एक को शीघ्र पागलपन का निदान होने के बाद एक निजी मनोरोग क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। राजवीर को अपने पेट में मरोड़ महसूस हुई और उनके परिवार। यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। उन सभी मामलों में जहां बच्चे थे, विशेष रूप से किशोर बेटियां, उन्हें अचानक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं या स्थायी विकलांगताएं हुईं। इससे पहले या बाद में जब माता पिता ने इस गिरोह की महिलाओं के साथ संबंध शुरू किए। प्रिया ने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। तो मैं अकेली नहीं थी। नहीं बेटी, वर्मा ने धीरे से जवाब दिया। आप निश्चित रूप से अकेली नहीं थीं, लेकिन आप ऑपरेशन को उजागर करने वाली पहली थीं। रोहन आगे झुक गया और अन्य लड़कियां ठीक हैं। दोनों जासूसों ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि वर्मा जवाब दे, हम अन्य पीड़ितों का पता लगाने और उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामले आपके मामले से कहीं ज्यादा चरम थे। राजवीर ने यह पूछना नहीं चाहा कि और ज्यादा चरम का क्या मतलब था। हमें आपसे क्या चाहिए? पहले, इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, जब मामला अदालत में जाएगा तो हमें आपकी गवाही देने के लिए उपलब्ध रहने की जरूरत है। आपकी गवाही और आपकी रिकॉर्डिंग सजा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। जरूर। और दूसरा, वर्मा ने जवाब देने से पहले झिझका, दूसरा, हमें लगता है कि आप अभी भी खतरे में हो सकते हैं। रोहन अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया। उन आदमियों के कारण जो भागे थे, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं। आपराधिक गिरोह जिसका माया देवी हिस्सा थी, उसके पास काफी संसाधन है और उन्हें ढीले सिरे छोड़ना पसंद नहीं है। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? राजवीर ने पूछा। इसका मतलब है, वर्मा ने समझाया, कि हम आपको अस्थायी रूप से कहीं और जाने पर विचार करने की सलाह देते हैं, कम से कम तब तक जब तक हम ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर लेते। राजवीर ने प्रिया और रोहन की ओर देखा। उन्होंने अभी अभी अपनी सामान्य जिंदगी वापस पाई थी और अब उन्हें फिर से भागना पड़ा। कितने समय के लिए? यह कहना मुश्किल है। यह कुछ हफ्ते हो सकते हैं, कुछ महीने भी हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पूरे गिरोह को कितनी तेजी से खत्म करते हैं। प्रिया ने पहली बार बात की। और अगर हम नहीं जाना चाहते, और अगर हम रुकना और इसका सामना करना चाहते हैं? इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे गंभीरता से देखा। बेटी, ये लोग खतरनाक हैं। वे पहले ही दिखा चुके हैं कि वे अपनी इच्छा प्राप्त करने के लिए
बच्चों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम हैं। अगर वे यह तय करते हैं कि आप बहुत बड़ा खतरा हैं, उसे वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। राजवीर ने एक फैसला किया। हम अस्थायी रूप से कहीं और जाएंगे, लेकिन मैं 2 शर्तें चाहता हूं। कौन सी? पहली, मैं चाहता हूं कि आप मुझे मामले में हर प्रगति के बारे में सूचित करते रहें। मैं महत्वपूर्ण बातें टेलीविजन से नहीं जानना चाहता। वर्मा ने हाँ में सिर हिलाया। और दूसरी, राजवीर ने रोहन की ओर देखा, दूसरी यह है कि रोहन को अब हमारे परिवार का हिस्सा माना जाता है। जो भी सुरक्षा आप मुझे और प्रिया को देंगे, उसे भी मिलेगी। रोहन ने राजवीर की ओर हैरानी से देखा। साहब, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, मुझे जरूरत है। राजवीर ने हस्तक्षेप किया। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अब तुम हमारे परिवार हो। इंस्पेक्टर शर्मा मुस्कुराया। यह ठीक किया जा सकता है। 2 घंटे बाद राजवीर, प्रिया और रोहन घर पर कपड़े और जरूरी सामान पैक कर रहे थे। पुलिस ने 2 घंटे की दूरी पर एक शहर में एक सुरक्षित घर का इंतजाम किया था, जहां वे स्थिति हल होने तक रहेंगे। पापा, प्रिया ने कपड़े मोड़ते हुए कहा, आपको सच्चाई का पता लगाने का अफसोस नहीं है। जब मैं विकलांग होने का नाटक करती थी तो हमारी जिंदगी ज्यादा सरल थी। राजवीर ने जो कर रहा था उसे बंद कर दिया और अपनी बेटी की ओर देखा। प्रिया, क्या तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं झूठ जीना पसंद करूंगा? कुछ ऐसा ही। राजवीर उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गया। बेटी, पिछले 2 साल ज्यादा सरल रहे होंगे, लेकिन वे वास्तविक नहीं थे। मैं अपनी असली बेटी के साथ नहीं जी रहा था। मैं तुम्हारे उस रूप के साथ जी रहा था जिसे डर और धमकियों के कारण मौजूद रहने पर मजबूर किया गया था। उसने उसके हाथ पकड़े। भले ही अगले कुछ महीने मुश्किल हों, भले ही हमें कुछ समय के लिए छिपना पड़े, मैं अपनी असली बेटी के बगल में सच्चाई का सामना करना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं झूठ के साथ आराम से रहूं। प्रिया मुस्कुराई और अपने पिता को गले लगा लिया। मैं भी ऐसा ही पसंद करती हूं। समस्याओं के बावजूद रोहन कमरे के दरवाजे पर दिखाई दिया। माफ करना, मैंने रोका, लेकिन इससे पहले कि हम यहां से निकलें, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। राजवीर और प्रिया ने उसकी ओर देखा। क्या हुआ? रोहन कमरे में आया और दरवाजा बंद कर दिया। मेरी मां के बारे में कुछ ऐसा है जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था, कि उसने वास्तव में माया के बारे में कैसे पता लगाया था। राजवीर को एक और रहस्य उद्घाटन महसूस हुआ। आपका क्या मतलब है? रोहन बिस्तर के बगल में सोफे पर बैठ गया। मेरी मां सिर्फ माया के लिए काम नहीं करती थी, वह पूरे गिरोह के लिए काम करती थी। वह कई महिलाओं के घरों की सफाई करती थी जो ऑपरेशन का हिस्सा थी। प्रिया भ्रमित लग रही थी। क्या वह जानती थी कि क्या हो रहा था? ठीक नहीं, कम से कम शुरू में नहीं। उसे बस यह अजीब लगता था कि जिन सभी महिलाओं के लिए वह काम करती थी, उनकी कहानियां समान थीं। वे अमीर पुरुषों के साथ बाहर जाती थीं, उनके बच्चों के साथ हमेशा कुछ न कुछ होता था, फिर पुरुष अपनी मंगेतरों पर निर्भर हो जाते थे। रोहन एक पल के लिए रुका, जैसे वह यह तय कर रहा हो कि कितना बताना है, लेकिन फिर मेरी मां ने अन्य बातें नोटिस करना शुरू कर दिया। फोन पर बातचीत जो उसने गलती से सुन ली थी, दस्तावेज जो उसने महिलाओं के कार्यालयों की सफाई करते समय देखे थे, बैठकें जो घरों में होती थीं। राजवीर समझ गया कि रोहन कहां जाना चाहता था। तुम्हारी मां ने पूरे ऑपरेशन का पता लगा लिया था। हाँ, और जब उसे पता चला तो उसने सब कुछ नोट करना शुरू कर दिया। नाम, तारीखें, पते, लक्ष्यों के बारे में विवरण। उसके पास एक छिपी हुई डायरी थी। प्रिया आगे झुक गई। वह डायरी अब कहां है? रोहन दिनों में पहली बार मुस्कुराया। यही बात है। मेरी मां के जाने से पहले उन्होंने मुझे बताया था कि वह कहां छिपी हुई थी, और मुझे लगता है कि उस डायरी की जानकारी पुलिस को ऑपरेशन में शामिल सभी लोगों को खोजने में मदद कर सकती है। राजवीर को आशा और आशंका का मिश्रण महसूस हुआ। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि आप भरोसेमंद लोग थे, और क्योंकि मुझे यह सुनिश्चित करना था कि पुलिस भी भरोसेमंद थी। यह जानकारी बहुत खतरनाक है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गई तो रोहन को वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। डायरी कहाँ है? राजवीर ने पूछा। यह एक ऐसी जगह पर छिपी हुई है जिसे केवल मैं जानता हूं, लेकिन अगर हम इसे लेने जाते हैं तो हमें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर माया के सहयोगियों को संदेह हुआ कि यह डायरी मौजूद है तो वे इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे। राजवीर ने प्रिया की ओर देखा, जिसने हाँ में सिर हिलाया। हम वह डायरी लेंगे, राजवीर ने कहा, लेकिन हम इसे सही तरीके से करेंगे, पुलिस सुरक्षा के साथ। असल में, रोहन ने कहा, मुझे लगता है कि शहर छोड़ने से पहले डायरी लेना बेहतर है। अगर हम अभी निकलते हैं और फिर वापस आने की कोशिश करते हैं तो यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राजवीर ने प्रस्ताव पर विचार किया।
क्या तुम्हें यकीन है कि तुम छिपी हुई जगह का पता लगा सकते हो? बिल्कुल निश्चित। प्रिया उठ गई। तो चलो अब वह डायरी लेते हैं। जितनी जल्दी हम वह जानकारी पुलिस को देंगे उतनी ही जल्दी यह पूरी स्थिति हल हो जाएगी। 1 घंटे बाद राजवीर उस मोहल्ले की ओर गाड़ी चला रहा था जहां रोहन अपनी मां के साथ रहा था। रोहन सहचालक की सीट पर निर्देश दे रहा था और प्रिया पीछे की सीट पर थी। किसी भी संकेत पर ध्यान दे रही थी कि उनका पीछा किया जा रहा था। अगली गली में बाएं ओर मुड़ो, रोहन ने कहा। घर दाईं ओर से तीसरा है। राजवीर ने मोहल्ले के चारों ओर देखा। यह एक साधारण लेकिन अच्छी तरह से रखा हुआ क्षेत्र था जिसमें छोटे घर और साफ सुथरे आंगन थे। तुम्हारी मां यहां रहती थी? रहती थी। जब वह बीमार पड़ गई तो मैं किराया नहीं दे पाया, लेकिन मकान मालिक सेठ रामलाल एक अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे कुछ और महीने रुकने दिया, भले ही मैं भुगतान नहीं कर पा रहा था। राजवीर ने एक हल्के नीले घर के सामने कार रोकी जिसमें सामने एक छोटा बगीचा था। और डायरी यहीं छिपी हुई है, घर में नहीं, पीछे के आंगन में। मेरी मां ने इसे आंगन के पीछे वाले आम के पेड़ के नीचे दफनाया था। प्रिया ने खिड़की से बाहर देखा। क्या घर में कोई रह रहा है? रोहन ने सिर हिलाया। नहीं, सेठ रामलाल अभी तक इसे किराए पर नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहा कि यह तब तक खाली रह सकती है जब तक उन्हें रहने के लिए एक अच्छा परिवार नहीं मिल जाता। राजवीर ने गली के चारों ओर एक बार फिर देखा। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखा, लेकिन वह अभी भी घबराया हुआ था। हम तेज होंगे, उसने कहा। हम अंदर जाएंगे, डायरी लेंगे और निकल जाएंगे। वे कार से निकले और रोहन उन्हें घर के किनारे से पीछे के आंगन तक ले गया। यह एक छोटा आंगन था, लेकिन पीछे एक बड़ा आम का पेड़ था, ठीक जैसा रोहन ने बताया था। रोहन सीधे पेड़ की ओर गया और जमीन में कुछ तलाशने लगा। यहां, उसने कहा, एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए जो दूसरों से अलग लग रहा था। उसने इसे इस पत्थर के नीचे दफनाया था। राजवीर और प्रिया ने रोहन को पत्थर हटाने और नीचे की मिट्टी खोदने में मदद की। कुछ मिनटों के बाद रोहन ने एक अच्छी तरह से सील की हुई प्लास्टिक की थैली निकाली। थैली के अंदर एक काली नोटबुक थी। रोहन ने नोटबुक को सावधानी से खोला। पन्ने उसकी मां की सावधानीपूर्वक लिखावट से भरे हुए थे, जिसमें नाम, तारीखें, पते और विस्तृत अवलोकन थे। राजवीर ने रोहन के कंधे पर से पढ़ा और तुरंत देखा कि डायरी की जानकारी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा व्यापक थी। रोहन, यह एक बम है, राजवीर ने कहा। उसने कहा, इसमें ऑपरेशन में शामिल कम से कम 20 लोगों के नाम हैं। इसमें सुरक्षित घरों के पते, बैंक खाता संख्याएं, यहां तक कि पन्नों पर चिपकी हुई तस्वीरें भी हैं। प्रिया ने एक विशिष्ट पृष्ठ की ओर इशारा किया। यहां देखो, भविष्य के लक्ष्यों की एक सूची है, पुरुष जिनकी वे अगले हमलों के लिए जांच कर रहे थे। रोहन ने नोटबुक बंद कर दी। अब हम समझते हैं कि मेरी मां इतनी चिंतित क्यों थी। अगर इन लोगों को पता होता कि वह यह सब जानती थी। राजवीर को रोहन को वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी, यह समझने के लिए कि इसका क्या मतलब था। चलो यहां से निकलें, राजवीर ने कहा। हमें तुरंत यह पुलिस को सौंपना होगा। लेकिन जब वे वापस कार की ओर मुड़े तो उन्हें पता चला कि वे अब अकेले नहीं थे। गोपाल और सुनील, वे 2 आदमी जो 3 दिन पहले राजवीर के घर से भाग गए थे, आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़े थे, एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता रोक रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम लोग यहां तक आए, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसे तरीके से जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रहा था। तुमने हमें तलाशने का काम बचा दिया। राजवीर स्वाभाविक रूप से प्रिया और रोहन के सामने खड़ा हो गया। तुम क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? सुनील हंसा। हम वही चाहते हैं जो तुम्हें अभी मिला है, और हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम हमारे ऑपरेशन के लिए और परेशानी न पैदा करो। रोहन ने डायरी को अपने सीने से कसकर दबा लिया। तुम्हें यह डायरी नहीं मिलेगी। ओह हाँ, हमें यह मिल जाएगा। बच्चे, सवाल यह है कि क्या तुम इसे अच्छे से दोगे या हमें इसे जबरदस्ती लेना पड़ेगा। राजवीर ने जल्दी से आंगन के चारों ओर देखा। भागने का रास्ता तलाश रहा था, लेकिन आंगन 3 तरफ ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और एकमात्र बाहर निकलने का रास्ता दोनों आदमियों द्वारा अवरुद्ध था। सुनो, राजवीर ने समय हासिल करने की कोशिश करते हुए कहा, तुम अभी भी इससे बाहर निकल सकते हो। पुलिस के पास अभी भी ऑपरेशन के बारे में सारी जानकारी नहीं है। अगर तुम अब जाते हो तो हमें अकेला छोड़ दो। शायद तुम पकड़े जाने से पहले गायब हो सकते हो। गोपाल ने सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है, तुमने पहले ही बहुत नुकसान कर दिया है। माया ने पुलिस स्टेशन में बहुत ज्यादा बोल दिया है। अब हमारा एकमात्र विकल्प देश छोड़ने से पहले ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना है। किस तरह का नुकसान? प्रिया ने पूछा। हालांकि राजवीर को संदेह था कि वह जवाब जानती थी। उस तरह का नुकसान जो यह सुनिश्चित करता है
कि कोई और हमारे गिरोह के लिए परेशानी न पैदा करे। सुनील ने जवाब दिया, और उस तरह का नुकसान जो उन अन्य लोगों को एक स्पष्ट संदेश भेजता है जो हमें चुनौती देने की सोच सकते हैं। राजवीर को एहसास हुआ कि स्थिति हताश होती जा रही थी। वे फंसे हुए थे, भागने का कोई रास्ता नहीं था और दोनों आदमियों का उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। तभी रोहन ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने डायरी राजवीर की ओर फेंकी और चिल्लाया, भागो। उसी समय रोहन सीधे दोनों आदमियों की ओर भागा। उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। राजवीर ने डायरी पकड़ी और प्रिया का हाथ पकड़ा। इधर, वह चिल्लाया और पीछे की दीवार की ओर भागा। वे रोहन को दोनों आदमियों के साथ पीछे जूझते हुए सुन सकते थे, लेकिन राजवीर जानता था कि 15 साल का लड़का उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। पापा, हम इस दीवार पर कैसे चढ़ेंगे? प्रिया ने 5 मीटर ऊंची दीवार की ओर देखते हुए पूछा। राजवीर ने अपने चारों ओर देखा और एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी दीवार से लगी हुई देखी। कुर्सी पर चढ़ो, फिर मैं तुम्हें धक्का दूंगा। क्या तुम कर सकती हो? प्रिया कुर्सी पर चढ़ गई और राजवीर ने उसे दीवार के ऊपर से जाने में मदद की। जब वह दूसरी तरफ सुरक्षित थी तो राजवीर भी कुर्सी पर चढ़ गया। रोहन, राजवीर चिल्लाया, अब यहां आओ। रोहन दोनों आदमियों से खुद को छुड़ाने में कामयाब रहा और दीवार की ओर भागा। राजवीर ने उसकी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन गोपाल ने उसका पैर पकड़ लिया जब वह आधी दीवार पर था। उसे छोड़ दो, राजवीर चिल्लाया और आंगन में वापस कूद गया। राजवीर रोहन और दोनों आदमियों के बीच खड़ा हो गया। डायरी ले लो, राजवीर ने अपनी जेब से नोटबुक निकालते हुए कहा, लेकिन लड़के को अकेला छोड़ दो। गोपाल मुस्कुराया, ओह, हम वैसे भी डायरी ले लेंगे, लेकिन लड़के को पहले ही बहुत कुछ पता है और तुम्हें भी। तभी उन्होंने पुलिस सायरन तेजी से करीब आते हुए सुना। सुनील ने गोपाल की ओर देखा। पुलिस? उन्हें कैसे पता चला? रोहन मुस्कुराया। उसकी नाक से खून बह रहा था। क्योंकि मेरे दोस्त तैयार हैं। मैंने एक को बताया था कि अगर वह हर घंटे फोन नहीं करता तो उसे पुलिस को फोन करके बताना चाहिए कि मैं कहां था। सायरन बहुत करीब थे। अब गोपाल ने राजवीर के हाथों से डायरी ले ली। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें बचाएगा? हमारे भी पुलिस में दोस्त हैं और हमारे पास ऐसे संसाधन हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद, राजवीर ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है। पुलिस 1 मिनट से भी कम समय में यहां होगी। सुनील ने गोपाल का हाथ खींचा। चलो, हम बाद में इसे हल करते हैं। दोनों आदमी आंगन से भाग गए ठीक तभी जब 3 पुलिस की गाड़ियां कोने पर मुड़ी। राजवीर ने रोहन को उठने में मदद की। तुम ठीक हो? मैं हूं, लेकिन वे डायरी ले गए। वे इसे नहीं ले गए, प्रिया ने घर के पीछे के दरवाजे पर दिखाई देते हुए कहा। मैं दूसरी तरफ उतरने और सामने से घर में घुसने में कामयाब रही और मैंने भी पुलिस को फोन किया। राजवीर ने उसे भ्रमित होकर देखा। लेकिन तुम कैसे? प्रिया मुस्कुराई और अपनी जैकेट के अंदर से एक काली नोटबुक निकाली। रोहन ने तुम्हें असली डायरी फेंकी थी, लेकिन जब तुम आदमियों को विचलित कर रहे थे तो मैंने डायरी वापस ले ली और तुम्हें एक पुरानी नोटबुक दी जो मुझे घर में मिली थी। वे एक खाली नोटबुक ले गए। रोहन दर्द के बावजूद हंसा। तुम मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा चालाक हो। जब पुलिस आंगन में पहुंची तो उन्होंने राजवीर, प्रिया और रोहन को रोहन की मां की असली डायरी के साथ सुरक्षित इंतजार करते हुए पाया। इंस्पेक्टर शर्मा कार से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे। तुम लोग ठीक हो? हमें 2 फोन आए थे कि तुम खतरे में हो। राजवीर ने जल्दी से बताया कि क्या हुआ था, जबकि अन्य पुलिसकर्मी गोपाल और सुनील की तलाश में निकल गए। और डायरी? इंस्पेक्टर ने पूछा। रोहन ने नोटबुक सौंप दी। यह सब यहां है। मेरी मां के पूरे ऑपरेशन के बारे में 2 सालों के अवलोकन। इंस्पेक्टर ने जल्दी से पन्नों को पलटा और धीरे से सीटी बजाई। यह सोना है। इस जानकारी से हम पूरे गिरोह को खत्म कर सकते हैं। राजवीर को बहुत राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि वे अभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे और वे 2 आदमी जो भागे थे, हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। अब जब हमारे पास यह सारी जानकारी है तो यह बस समय की बात है। इंस्पेक्टर ने तीनों की ओर देखा। लेकिन फिर भी आपको सुरक्षित घर जाना होगा। वास्तव में अब यह और भी महत्वपूर्ण है। जब बाकी गिरोह को पता चलेगा कि उन्होंने वह सारी जानकारी खो दी है तो वे बेताब हो जाएंगे। रोहन ने अपनी नाक से खून पोंछा। हमें और कितने समय तक छिपना होगा? इस डायरी की जानकारी के साथ मैं कहूंगा कि 2, शायद 3 हफ्ते। हम अब अधिकांश शामिल लोगों को तेजी से गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वे कौन हैं और कहां हैं। प्रिया ने अपने पिता का हाथ पकड़ा। तो यह इसके लायक है। इस सब को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए कुछ हफ्ते की असुविधा। राजवीर ने हाँ में सिर हिलाया, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अन्य परिवार वही न सहें जो हमने सहा।
1 घंटे बाद वे 2 पुलिस की गाड़ियों की सुरक्षा में सुरक्षित घर की ओर जा रहे थे। राजवीर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोच रहा था। उसकी बेटी 2 सालों से एक आपराधिक गिरोह का शिकार थी। वह एक अपराधी से शादी करने वाला था और अब वे खतरनाक लोगों से भाग रहे थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन साथ ही उसकी बेटी आजाद थी। उसे रोहन के रूप में एक नया बेटा मिल गया था और वे एक ऐसे ऑपरेशन को उजागर करने में कामयाब रहे थे जिसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। पापा, प्रिया ने पीछे की सीट से कहा, क्या आपको लगता है कि यह सब तनाव, यह सब खतरा इसके लायक है? क्या आपको लगता है कि यह सच्चाई के लायक है? राजवीर ने उसे पीछे के शीशे से देखा। प्रिया, 2 दिन पहले मुझे लगता था कि मेरी एक विकलांग बेटी है और मैं अपने सपनों की महिला से शादी करने वाला हूं। आज मुझे पता है कि मेरी बेटी एक बहादुर और बुद्धिमान युवा महिला है और जिस महिला से मैं शादी करने वाला था वह एक खतरनाक अपराधी है। वह एक पल के लिए रुका। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन सा संस्करण जीना पसंद करूंगा? प्रिया मुस्कुराई। असली वाला, बिल्कुल, हमेशा असली वाला, चाहे वह कितना भी जटिल क्यों ना हो। रोहन, जो सहचालक की सीट पर चुप बैठा था, आखिरकार बोला, आप जानते हैं कि जब यह सब खत्म हो जाएगा तो मुझे शायद फिर से अकेले रहना पड़ेगा, है ना? मैं नाबालिग हूं, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पास सही दस्तावेज नहीं है। राजवीर ने कार को सड़क के किनारे रोका और रोहन की ओर देखा। रोहन, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब होने के बाद मैं तुम्हें फिर से गली में रहने दूंगा? रोहन ने जवाब नहीं दिया। अच्छी तरह सुनो जो मैं तुम्हें कहने वाला हूं, राजवीर ने उन्हें जारी रखा। जब यह स्थिति हल हो जाएगी तो हम तुम्हारी कानूनी स्थिति को भी हल करेंगे। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर गोद भी ले लूंगा। तुम्हें दस्तावेज मिलेंगे, तुम्हें घर मिलेगा, तुम्हें परिवार मिलेगा, तुम्हें भविष्य मिलेगा। रोहन एक लंबे पल के लिए चुप रहा। जब वह आखिरकार बोला तो उसकी आवाज भावुक थी। साहब सच कह रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा गंभीरता से कभी नहीं कहा। प्रिया आगे झुक गई और रोहन के कंधे को छुआ। और तुम्हें एक बहन मिलेगी, एक बहन जो तुम्हें अपनी जिंदगी का हनी है। रोहन ने अपनी आस्तीन से अपनी आंखें पोंछीं। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। राजवीर ने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस यह स्वीकार करो कि अब तुम हमेशा के लिए इस परिवार का हिस्सा हो। बाकी की यात्रा एक आरामदायक चुप्पी में गुजरी। जब वे सुरक्षित घर पहुंचे, एक छोटे से ग्रामीण शहर में एक साधारण लेकिन आरामदायक घर, सूरज ढल रहा था। आपके अस्थायी घर में आपका स्वागत है, अधिकारी ने कहा, जिसने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। मैं जानता हूं कि यह ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें वह सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। राजवीर ने साधारण कमरे के चारों ओर देखा। इसमें 2 सिंगल बेड, एक सोफा कम बेड, एक छोटी रसोई और एक बाथरूम था। यह मुंबई में उसके घर जैसा आलीशान नहीं था, लेकिन यह सुरक्षित था और वे साथ थे। यह एकदम सही है, राजवीर ने कहा। यह ठीक वही है जिसकी हमें जरूरत है। उस रात तीनों छोटी सी कुटिया के बरामदे में बैठकर तारों को देख रहे थे। यह एक साफ रात थी और बहुत समय में पहली बार राजवीर को शांति महसूस हुई। पापा, प्रिया ने कहा, क्या आपको लगता है कि जब हम घर वापस जाएंगे तो चीजें सामान्य हो जाएंगी? राजवीर ने सवाल पर विचार किया। मुझे लगता है कि चीजें सामान्य से बेहतर होंगी, उसने जवाब दिया। क्योंकि अब हम सच्चाई का मूल्य जानते हैं, हम साथ रहने का मूल्य जानते हैं और हम जानते हैं कि अगर हम एकजुट हैं तो हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। रोहन ने एक विशेष रूप से चमकीले तारे की ओर इशारा किया। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जब अच्छे लोग जाते हैं तो वे उन लोगों की रक्षा करते रहने के लिए तारे बन जाते हैं जिनसे वे प्यार करते थे। तुम्हारी माँ सही थी, राजवीर ने कहा, और वह गर्व महसूस कर सकती है। तुमने उससे किया हुआ वादा पूरा किया। असल में, रोहन ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने उससे ज्यादा किया जितना उसने पूछा था। उसने मुझसे उन लोगों की मदद करने को कहा था जिन्हें माया नुकसान पहुंचा रही थी। मैंने एक परिवार जीत लिया। प्रिया हंसी। हाँ, तुमने योजना के क्रियान्वयन में कुछ ज्यादा ही कर दिया। राजवीर ने अपने बगल में बैठे दोनों युवाओं की ओर देखा और महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ था, उसके बावजूद उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना आभारी महसूस नहीं किया था। उसकी बेटी आजाद थी। उन्होंने एक आपराधिक गिरोह को उजागर कर दिया था और इस प्रक्रिया में उसे एक बेटा मिल गया था। 2 हफ्तों में जब पुलिस ने आखिरकार माया के आपराधिक गिरोह में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया तो राजवीर, प्रिया और रोहन घर वापस जा सके। घर अब अलग दिख रहा था, इसलिए नहीं कि शारीरिक रूप से कुछ बदल गया था, बल्कि इसलिए कि वे अलग अलग लोग थे। ऐसे लोग जिन्होंने एक साथ
एक भयानक स्थिति का सामना किया था और वे मजबूत होकर निकले थे। रोहन के पास अब अपना कमरा था जिसमें नया फर्नीचर और उचित कपड़े थे। ज्यादा महत्वपूर्ण बात, उसके पास कानूनी दस्तावेज थे जो साबित करते थे कि राजवीर उसका कानूनी अभिभावक था और गोद लेने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रिया फिर से खुद बन गई थी, एक बुद्धिमान, मजेदार किशोरी जिसे अपने पिता के साथ राजनीति पर बहस करना पसंद था और रोहन को उन किताबों के बारे में सिखाना पसंद था जिन्हें वह पसंद करती थी। और राजवीर ने हर साधारण पल को महत्व देना सीख लिया था। परिवार के साथ रात का खाना, लिविंग रूम में बातचीत, यहां तक कि इस बात पर बहस भी कि बर्तन कौन धोएगा। मुकदमे के 3 महीने बाद जहां माया को 15 साल की कैद की सजा सुनाई गई और उसके पूरे गिरोह को खत्म कर दिया गया, राजवीर को एक अप्रत्याशित फोन आया। यह 22 साल की एक युवा महिला थी जिसका नाम दीपिका था। सिंह साहब, मेरा नाम दीपिका वर्मा है। मैंने आपको माया देवी के मामले के बारे में खबरों में बात करते हुए देखा था। राजवीर लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। हाँ, मैं आपको और आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहती थी। मेरी छोटी बहन उसके गिरोह के पीड़ितों में से एक थी। आपकी गवाही से हमें न्याय मिला और ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मेरी बहन को उचित इलाज मिला और वह ठीक हो रही है। राजवीर की आंखों में आंसू आ गए। वह कैसी है? वह ठीक है। वह थेरेपी ले रही है। उसने फिर से पढ़ाई शुरू कर दी है। वह फिर से लोगों पर भरोसा करना सीख रही है। इसमें समय लगेगा, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। और तुम यह सब कैसे संभाल रही हो? दीपिका एक पल के लिए झिझकी। मैं ठीक हूं। वास्तव में मैं अब कानून की पढ़ाई कर रही हूं। मैं इसी तरह के अपराधों के पीड़ितों की मदद करने में विशेषज्ञ बनना चाहती हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहती हूं कि अन्य परिवारों को वह मदद मिले जिसकी उन्हें जरूरत है जब वे इससे गुजरें। राजवीर मुस्कुराया। यह बहुत अच्छा है दीपिका। सिंह साहब, क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकती हूं? जरूर। आपने कैसे माफ किया? आप कैसे गुस्सा किए बिना आगे बढ़े? राजवीर ने लिविंग रूम की खिड़की से बाहर देखा, जहां वह प्रिया और रोहन को एक बिल्ली के साथ खेलते हुए देख सकता था जिसे उन्होंने पिछले हफ्ते गोद लिया था। दीपिका, मैंने सीखा कि गुस्सा एक बोझ है जिसे कोई उठाता है और मैंने पिछले कुछ सालों में पर्याप्त बोझ उठाया है। अब मैं कृतज्ञता उठाना पसंद करता हूं। कृतज्ञता? कृतज्ञता कि मेरी बेटी जीवित और ठीक है। कृतज्ञता कि मुझे एक बेटा मिल गया है। कृतज्ञता कि मैं और परिवारों को वही सहने से रोकने में कामयाब रहा जो हमने सहा। और कृतज्ञता कि मैंने जिंदगी में महत्वपूर्ण चीजों का वास्तविक मूल्य सीख लिया है। दीपिका एक पल के लिए चुप रही। धन्यवाद सिंह साहब, यह मुझे बहुत मदद करता है। राजवीर के फोन रखने के बाद प्रिया और रोहन लिविंग रूम में आए। कौन था? प्रिया ने पूछा। राजवीर ने उन्हें दीपिका के फोन के बारे में बताया। रोहन राजवीर के बगल में सोफे पर बैठ गया। यह अजीब है कि हमारी कहानी अन्य लोगों की मदद कर रही है। क्यों अजीब? क्योंकि सब कुछ के बीच में जब यह हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हम अकेले थे, जैसे दुनिया में कोई और नहीं समझता था कि हम क्या सह रहे थे। प्रिया पिता के दूसरी तरफ बैठ गई, लेकिन हम अकेले नहीं थे। हमारे पास एक दूसरे थे। राजवीर ने दोनों को गले लगाया और हमेशा रहेंगे। चाहे भविष्य में कुछ भी हो, हम इसका एक साथ सामना करेंगे। रोहन ने राजवीर और प्रिया की ओर देखा। आप जानते हैं कि आपने मेरी जिंदगी बचाई है ना? आपने मुझे सिर्फ गली से बाहर नहीं निकाला, आपने मुझे एक उद्देश्य दिया। आपने मुझे अच्छे लोगों पर विश्वास करने का एक कारण दिया। रोहन, राजवीर ने कहा, तुमने पहले हमारी जिंदगी बचाई और तुमने हमें सिखाया कि मूल्य का आकार या उम्र से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध सही काम करने से है, तब भी जब यह खतरनाक हो। प्रिया हंसी। हम एक अजीबोगरीब परिवार हैं, है ना? क्यों? राजवीर ने पूछा। खैर, एक व्यवसायी, एक किशोरी जिसने 2 सालों तक विकलांग होने का नाटक किया और एक पूर्व गली का बच्चा जिसने एक आपराधिक गिरोह को ध्वस्त कर दिया। यह बिल्कुल एक पारंपरिक परिवार नहीं है। रोहन मुस्कुराया। मैं इसे ऐसे ही पसंद करता हूं। पारंपरिक परिवार उबाऊ होते हैं। राजवीर हंसा। जानते हो मैंने यह सब कुछ से क्या सीखा? क्या? कि परिवार सिर्फ खून साझा करना नहीं है, यह मूल्यों को साझा करना है, यह एक दूसरे की देखभाल करना है, यह दूसरों के लिए बलिदान करने को तैयार रहना है। राजवीर ने प्रिया और रोहन की ओर देखा। तुम दोनों ने मुझे पिछले कुछ महीनों में परिवार के बारे में मेरी जिंदगी के पिछले 40 सालों में जितना सीखा उससे कहीं ज्यादा सिखाया है। प्रिया उठ गई और खिड़की की ओर गई। पापा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। क्या आपको कभी आश्चर्य होता है कि अगर रोहन हमें उस दिन पार्क में कभी नहीं मिला होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती? राजवीर ने सवाल पर विचार किया।
कभी कभी और मुझे सिहरन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि मैं शायद अगले हफ्ते माया से शादी कर लेता। तुम विकलांग होने का नाटक करती रहती और मुझे कभी पता नहीं चलता कि मैंने अपनी असली बेटी के साथ 2 साल खो दिए थे। रोहन उठा और खिड़की पर उनके पास आया और मैं शायद गली में ही रहता, यह जाने बिना कि दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं। तीनों एक पल के लिए चुप रहे, उस गली की ओर देख रहे थे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। जानते हो मैं क्या सोचती हूं? प्रिया ने आखिरकार कहा। क्या? मुझे लगता है कि चीजें वैसे ही होती हैं जैसे उन्हें होना चाहिए। शायद वह सब दर्द, वह सब डर, वह सब भ्रम, शायद वह सब जरूरी था ताकि हम मिलें और वह परिवार बने जो हम आज हैं। राजवीर ने अपनी बेटी की ओर प्रशंसा से देखा। प्रिया, तुम कब इतनी बुद्धिमान हो गई? जब मैंने सीखा कि झूठ सच्चाई से कहीं ज्यादा दुख देते हैं, और जब मैंने सीखा कि एक सच्चा परिवार होने के लिए कोई भी बलिदान इसके लायक है। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। और जब मैंने सीखा कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उन लोगों की रक्षा के लिए कुछ भी करने में सक्षम हैं जिनसे वे प्यार करते हैं, तब भी जब यह खतरनाक हो, तब भी जब यह मुश्किल हो। राजवीर ने दोनों को फिर से गले लगा लिया। मैं तुम दोनों से दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। हम भी आपसे प्यार करते हैं पापा, प्रिया ने जवाब दिया। और हम हमेशा प्यार करेंगे, रोहन ने जोड़ा। क्योंकि सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। जब चीजें मुश्किल होती हैं तो वह गायब नहीं होता, वह और मजबूत हो जाता है। उस रात जब से सब कुछ शुरू हुआ था, तब से पहली बार राजवीर पूरी तरह से शांति से सो गया। उसका परिवार सुरक्षित था, सच्चाई कायम रही थी और उनके आगे एक उज्जवल भविष्य था। और आने वाले सालों में हर बार जब राजवीर प्रिया और रोहन की ओर देखता था, प्रिया मनोविज्ञान में स्नातक होकर आघात के अन्य पीड़ितों की मदद करने के लिए, रोहन कानून में स्नातक होकर दीपिका के साथ मिलकर कमजोर परिवारों की रक्षा के लिए काम करता था, उसे पार्क में वह पल याद आता था जब एक बहादुर बच्चे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। सच्चाई का पता लगाना दर्दनाक रहा था, लेकिन यह स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता था। और स्वतंत्रता, राजवीर ने सीखा था, सभी सच्चे प्यार की नींव थी, कहानी का अंत। और आपको यह दृढ़ता और बहादुरी की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि राजवीर ने रोहन पर भरोसा करके सही फैसला किया? और प्रिया, क्या आपको लगता है कि अपने पिता की रक्षा के लिए विकलांग होने का नाटक करके वह बहादुर थी? हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप उस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देते। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है और लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही अन्य रोमांचक कहानियों को न चूकें।